नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। अगर आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटा हमको आज देना ही पड़ेगा। अगर आज आपने 1.5 घंटा मुझको या 1 घंटा दे दिया, इसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आप जीरो हैं तो आप जीनियस हो जाएंगे। अगर आप एकदम से कुछ भी नहीं पढ़े, एक भी दिन आपने अभी तक किताब खोल करके नहीं देखा, एक दिन भी आपने सीरीज या जो भी नोट्स वगैरह आपके पास है आपने उसको टटोला नहीं, देखा नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा है, गारंटी के साथ कहता हूं अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आप अपनी परीक्षा में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे और आप पास हो जाएंगे। हिंदी गद्य आपको पढ़ना है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज से, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय का तो ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ साथ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा आपका जैसे चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ हो ही गया आपका। इसके अलावा आपका मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा आपका मां शाकुंभरी सहारनपुर, ठीक है। इसके अलावा आपका मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय जो नया बना है। ऐसे ही तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनकी मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, जैसे कि एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी लखनऊ विश्वविद्यालय, या फिर आपका प्रोफेसर राजू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो। ऐसे तमाम प्रकार के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालयों में कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में छूटने वाला नहीं है। अगर आप जो है हमारे साथ पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में, इस क्लास को देख रहे हैं, इस क्लास के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। 2026 की परीक्षा देने जा रहे हो, 27 में आप परीक्षा देंगे या 28 में परीक्षा दे, किसी भी ईयर में आप परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर इस वीडियो को आपने देखा तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी और ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पहले चैप्टर्स नहीं पढ़ा या कुछ भी नहीं पढ़ा। ऐसे बारीकी के साथ और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा और बेसिकली क्वेश्चंस पेपर ही सॉल्व करूंगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर आता है। और क्वेश्चन पेपर पहले आपको दिखाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 9 लघु उत्तरीय प्रश्न और आपके 4 या 3 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन से उनको कैसे सॉल्व करना है, पूरा विस्तार से आपको आज पूरा पेपर में सॉल्व करवाऊंगा लाइव। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। चर्चा करने का प्रयास करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले मैं दिखाऊंगा कि क्वेश्चन पेपर आपको, कि क्वेश्चन पेपर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, आपके सामने पेपर आ चुका है। ये पेपर है बेटा वैसे तो 2023 का, लेकिन इससे परीक्षा में इतने ज्यादा क्वेश्चन, चूंकि मैंने पेपर देखा तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे पेपर यही लगा। मेरे पास कई सारे पेपर हैं, तो आज मैं इस पेपर को सॉल्व करने जा रहा हूं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आप देखें इधर उधर का नहीं आता है, ठीक है। 2023 का जरूर पेपर है, लेकिन ये पेपर हिंदी गद्य का आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा आपने नहीं देखा कि किसी व्यक्ति ने किसी यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी इस तरीके से पूरा पेपर आपको सामने लाइव सॉल्व करवाया जाता हो, लेकिन मैं आज की वीडियो के माध्यम से पूरे पर्चे को सॉल्व करवाऊंगा। देखिए, 2 घंटे का पेपर होता है, 75 नंबर का आपका पूर्णांक होता है। नोट सबसे ऊपर लिखा रहेगा आपको पेपर में, जैसे आप पेपर खोलेंगे सभी खंडों के निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देना है। 3 खंडों में पेपर बटा होता है। खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। खंड आ का निर्देश दिया हुआ है कि इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। 50 शब्द में आपको उत्तर देना है लघु उत्तरीय का। आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि 50 शब्द के उत्तर कितने पेज में लिखें या कितने शब्दों में लिखें। आइए मैं चर्चा करने। देखिए, जरूरी नहीं है, अधिकतम 50 शब्दों की सीमा दी जाती है, उससे कम भी लिख सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम लिखेंगे तो नंबर मिल जाएगा, ज्यादा लिखेंगे तो नंबर बीए में उतना ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। तो भूल जाइए वो जबाना, ठीक है, वो जबाना भूल जाइए कि भाई बहुत ज्यादा लिखेंगे नंबर मिल जाएगा। हाँ, एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस में उत्तर पूछा गया अगर उसको आपने सही तरीके से लिखा आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? चले जानने का प्रयास। तो 10 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय पूछे जाते हैं। एक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे, यानी कि 10 नंबर का मतलब 10 क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन आपका यहीं से तैयार होने वाला है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा, पहला क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं बताने वाला हूं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आंसर की श्रृंखला में लाने का प्रयास करता हूं। देखिए, नाटक के तत्वों का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है भारतेंदु युग के 4 लेखकों के नाम। आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है? ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है? सारे क्वेश्चंस के उत्तर मैं बताऊंगा बहुत ही बारीकी के साथ, ठीक है, कैसे लिखना है। 5वां प्रश्न पूछा गया था प्रसाद युगीन प्रमुख नाटककारों का नाम लिखिए। उपन्यास की विशेषताएं बताइए। पंच परमेश्वर कहानी के पात्रों का नाम बताइए। और पंच परमेश्वर कहानी किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। मानस का हंस, जो कि मानस का हंस किसको कहते हैं? तुलसीदास जी को मानस का हंस कहा जाता है। इस उपन्यास को किसने लिखा है और किसकी जीवनी पर आधारित है? तो ये तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित है, ठीक है।
व्यंग्य क्या होता है, व्यंग्य विधा होती है एक, व्यंग्य क्या है संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, और साक्षात्कार इंटरव्यू से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। सारे क्वेश्चन परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। 100% मैं पिछले 7 सालों से आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे पूरा अनुभव है कौन से पेपर में मतलब कैसे बार आपकी परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। खंडबा, खंडबा की बात की तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं, इनमें कहा गया नोट किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का लगभग 200 शब्दों में आपको उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है, यानी कि आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 10 नंबर का एक प्रश्न यानी 30 नंबर यहां से भी आपको मिल जाने हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए अलग अलग विश्वविद्यालयों का पैटर्न थोड़ा सा भिन्न हो सकता है, अलग हो सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे, लेकिन क्वेश्चंस की जो श्रृंखला या क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है यही होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को 50 शब्दों में, लघु उत्तरीय को 200 या 150 शब्दों में, और दीर्घ उत्तरीय को 450 या 500 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। अब आइए प्रश्न देखते हैं। अच्छा, किसी किसी में आप देखेंगे इसी में आपका व्याख्या वाला का प्रश्न भी आता, तो व्याख्या वाला मैंने लिखा है, क्योंकि गद्य में व्याख्या उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं समझता हूँ। गद्य की व्याख्या आप आराम से कर ले जाएंगे, बना करके लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती, उसी में से थोड़ा थोड़ा बस आपको समझना होता है। लेकिन काव्य की व्याख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो काव्य की व्याख्या फर्स्ट सेमेस्टर में उसको मैं करवाऊंगा। लेकिन अभी इसको देखिए, आप प्रश्न आपका देखें, सारे प्रश्न उसमें 3 ही क्वेश्चन करने हैं, लेकिन मैं सारे प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा ताकि आपका कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप आसानी से कर पाए। देखें, पिता कहानी का सारांश लिखिए। दूसरा, ध्रुव स्वामिनी नाटक की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालिए। पर्दा कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में बताइए, ठीक है। राहुल शंकरत्यायन का परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। ऐसे तमाम प्रश्न आपसे पूछेंगे। इसके अलावा छठा प्रश्न पूछा गया था, मेरी तिब्बत यात्रा का प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य माने होता है उद्देश्य, उद्देश्य क्या है उसके बारे में लिखिए, उद्देश्य विषय क्या है इसका, ठीक है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मित्रता जो इनका निबंध है उसके उसमें मित्रता के प्रमुख गुणों को पर प्रकाश डालिए। मित्रता के क्या गुण होते हैं, क्या विशेषता होती है उसकी बताएं। भारतेंदु जी के अनुसार भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इसके बारे में बताएं। भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, इनका निबंध है भारतेंदु हरिचंद जी का, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। लक्ष्मी का स्वागत एक एकांकी है, ठीक है, विष्णु प्रभाकर की, तो एकांकी कथा संक्षेप में लिखिए, रामकुमार वर्मा की है शायद, ठीक है। चले, खंड सा की अगर बात की जाए तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका खंड सा में पूछा आता है। इसमें कहा गया कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपको लिखना है, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान, एक ही प्रश्न आपको करने हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, और उन्हीं में से केवल एक प्रश्न छांट करके आपको करना है, 2 प्रश्न छोड़ देने हैं। 1 नंबर का कितना नंबर, 15 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। ये बात अलग अलग विश्वविद्यालय पैटर्न अलग अलग हो सकता है कि भाई किसी में 2 क्वेश्चन करने के लिए बोल दिया जाए तो आपका 7 साढ़े 8 नंबर का नंबर होगा, तो ऐसे आपसे बोला जा सकता है। प्रश्न, हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, पहला प्रश्न। दूसरा, कहानी का अर्थ और परिभाषा देते हुए कहानी के विभिन्न तत्वों की विवेचना कीजिए। दूसरा, तीसरा प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक को लिखा जयशंकर प्रसाद ने, और इस नाटक की नायिका भी कौन है, ध्रुव स्वामिनी ही है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो उसकी चारित्रिक विशेषताएं, ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण आपको करना है, तो विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। एकांकी कला की दृष्टि से दीपदान एकांकी की समीक्षा कीजिए। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो 4 क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय के, 8 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय के, और आपके 10 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय के। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के वीडियो के माध्यम से मैं जानने वाला हूं, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों के उत्तर को, अब हम समझने का प्रयास करते हैं बहुत ही बारीकी के साथ। आपने देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर आज की वीडियो के माध्यम से मैं देखूंगा। चलिए भैया, अब मैं इसका आंसर मैंने तैयार कर लिया है, और इसके आंसर को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा बहुत ही बारीकी के साथ, एकदम से स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। बीए भाग 2 तृतीय सेमेस्टर का पेपर है, आपका पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। शुक्ला डिपार्टमेंट चैनल आप देख रहे हैं, शुक्ला डिपार्टमेंट के द्वारा इसको तैयार किया गया है। निर्देश आपका पहले में क्या था कि प्रश्न सभी के उत्तर देने हैं, तो खंड आ से 10 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। देखिए, खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न 50 शब्दों में उत्तर लिखना था, सभी भागों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। 3-3 नंबर का एक प्रश्न था, मैंने आपको बताया था। देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था बाबू, पहला प्रश्न यही था ना, नाटक के तत्वों के नाम लिखिए, नाटक के तत्वों के नाम लिखिए, पहला प्रश्न आपका यही पूछा गया था, ठीक है। आइए, नाटक के कितने तत्व होते हैं, नाटक के बेसिकली कई तत्व होते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर देखने का प्रयास, नाटक के प्रमुख तत्व होते हैं या प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। पहला तत्व, कथा वस्तु। नाटक या कहानी उपन्यास की बात की जाए तो हर एक रचना में एक कथा वस्तु होती है, एक स्टोरी होती है, ठीक है। तो स्टोरीज में नाटक की मूल कहानी या विषय को ही इसका कथानक कहा जाता है। कुमार विश्वास जी ने ही भी गाना आप देखते गाते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। तो बिना कथानक के कहानी 2 कौड़ी की लगेगी, या नाटक 2 कौड़ी का लगेगा, उपन्यास 2 कौड़ी का लगेगा। अगर कथानक ही अच्छा नहीं, कोई मूवी अगर आप देखने जा रहे हैं उसकी स्टोरी अच्छी ना हो, मूवी आप क्यों देखेंगे, ठीक है। तो जैसे एक पिक्चर में कथानक होता है, एक स्टोरी होती है, ऐसे ही उपन्यासों में, नाटकों में, कहानियों में एक स्टोरी होती है, कथानक होता है। तो पहला तत्व। दूसरा तत्व बेटा लिखेंगे पात्र और चरित्र, यानी उसमें कुछ पात्र होंगे, यानी कि जैसे हीरो हीरोइन होते हैं मूवी में, ऐसे ही नाटकों में भी कुछ हीरो हीरोइन होते हैं, कुछ पात्र होते हैं जो अलग अलग रोल या भूमिका निभाते हैं। नाटक में भाग लेने वाले किरदार जो होते हैं उन्हीं को पात्र और चरित्र कहते हैं, ठीक है। कहानी में भी और उपन्यास के, दोनों तत्व कहानी उपन्यास के भी है, नाटक के भी है, एकांकी के भी है। किसी का पूछे आप लिख सकते हैं।
तीसरा होता है संवाद। संवाद भी जो होता है ये सभी तत्वों में, मतलब कि सभी में, कहानी, उपन्यास, नाटक, इन सभी के तत्व पूछे तो आप यही चीजें लिख सकते हैं। कथोपकथन भी इसको कहते हैं, पात्रों की आपसी बातचीत, या जिसको आप डायलॉग डिलीवरी कहते हैं। जैसे राजकुमार साहब आप याद करिए डायलॉग बोलते थे, धर्मेंद्र जी, धर्मपा जी डायलॉग बोलते थे, क्या तमाम डायलॉग बोलते थे एकदम जबरदस्त तरीके से, ठीक है। ऐसे जैसे सनी देओल साहब का उनसे डायलॉग बोलते कि सातों को एक साथ मारूंगा, कातिया, उसे मूवी देखे घायल घातक मूवी में कुछ ऐसा है, ठीक है। ऐसे ही राजकुमार हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, ऐसे बोलते नहीं राजकुमार साहब। तो ये सब डायलॉग होता है। तो हीरो क्या बोलेगा, फिर उसके बाद में विलन क्या बोलेगा, हीरोइन क्या बोलेगी, ठीक है, ये हीरोइन का पिताजी क्या बोलेगा, सबका डायलॉग लिखा होता है, कथोपकथन होता है। ऐसे कहानियों में, ऐसे नाटकों में, ऐसे ही एकांकियों में, सभी में कुछ कथोपकथन होता है, संवाद होता है, जिसमें आपस में पात्र जो होते हैं बातचीत करते हैं, उसी को बोलते हैं संवाद, ठीक है। तो ये नाटक के भी प्रमुख तत्व है, कहानी के भी और उपन्यास के भी है। इसके अलावा चौथा होता है देश काल और वातावरण, ठीक है, यानी कहानी या घटना कहाँ की है, मूवी कहाँ पर शूटिंग करी गई, कहाँ की कहानी के बारे में बताएगा। समय और स्थान का परिवेश जो होता है वो क्या है, इसी को बोलते हैं देश काल और वातावरण, ठीक है। ऐसे नाटक कहाँ का है, ठीक है, जो कहानी है वो किस परिवेश की है, किस जगह की है, ये चीजें, ठीक है, वो देश काल होता है। तो ये नाटक, उपन्यास, कहानी सभी में ये इसका तत्व होता है। अगला होता है भाषा शैली। भाषा शैली भी नाटक, उपन्यास, कहानी सभी का तत्व होता है भाषा शैली, यानी संवादों की भाषा क्या होगी, यानी जो डायलॉग होगा अंग्रेजी में है, हिंदी में है, किस भाषा में है, तो भाषा और शैली यानी प्रस्तुति का तरीका क्या है, उसी को शैली कहते हैं। तो भाषा और शैली कैसी होती है ये सभी में आपको दिखाई पड़ता है। इसके अलावा उद्देश्य की बात की तो नाटक लिखने का मुख्य प्रयोजन क्या होता है, नाटक लिखने का उद्देश्य या कहानी लिखने का उद्देश्य, तो उद्देश्य भाषा शैली, देश काल, वातावरण, ठीक है, कथानक, पात्र, चरित्र, देश काल, परिवेश, ये सारे के सारे तत्व जो होते हैं उपन्यास, नाटक, कहानी सभी के तत्व होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, नाटक में, एकांकी में, दो चीजों में अभिनय इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभिनेता, रंगमंच पर प्रदर्शन करने की क्षमता, ये कहानी, उपन्यास का तत्व नहीं होता है, बल्कि ये केवल नाटक का तत्व होता है या एकांकी का ही तत्व होता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहां से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हुए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था। देखिए नाटक के तत्व पूछे तो ये सब लिख दीजिएगा, तो इसमें पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। उपन्यास का तत्व पूछेगा तो आप यही अभिनय वाला छोड़ दीजिएगा, अभिनय वाले को आप छोड़ दीजिएगा, बाकी सभी को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कहानी का पूछे, उपन्यास का पूछे, उपन्यास कला के तत्व पूछे या कहानी कला के तत्व पूछे, तो आप ऊपर के 6 बता दीजिएगा, ठीक है, उद्देश्य तक। लेकिन अभिनय उसमें नहीं बताना है, कहानी और उपन्यास में आपका अभिनय नहीं होता है, लेकिन नाटक में और एकांकी में अभिनय होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान, नाटक का मंचन किया जाता है, नाटक जो होता है उसमें अभिनेता होती है, क्लियर। ये पहला प्रश्न आपका हो चुका है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन सब देखते हैं, उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है। हमारा पुराना नंबर जो है 9161 वाला बंद हो चुका है, आप हमारे नए नंबर पर एसएमएस करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस नए नंबर पर एसएमएस कीजिएगा, ठीक है। अब से यही नंबर मेरा 9984 039 139, ठीक है, 9984 039 139 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे बेटा, एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। 3rd सेमेस्टर लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। आपके लिए व्यवस्था कर दी गई पूरी। अगर आप एक सेमेस्टर की फीस देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारे क्लास से, हमारे ग्रुप से, रिवीजन क्लास से, लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं उस ग्रुप से व्हाट्सएप के, तो आप जुड़ सकते हैं मात्र 100 रुपए फीस जमा करके। ये फीस कैसे जमा करनी है आपको, जैसे आप कहेंगे गुरुजी हमको कोर्स में ज्वाइन होना है, और ध्यान रखेंगे एसएमएस तभी कीजिएगा जब आपको ग्रुप से जुड़ना हो, ठीक है। क्योंकि समय नहीं रहता बेटा कि मैं आपके लिए टाइम निकाल करके आपके रिप्लाई दूं और उसके बाद में आप कहें कि हमको नहीं जुड़ना, ठीक है। तो आपको जुड़ना है तभी एसएमएस करें। इसमें फायदा ये होगा कि आपको सीरीज वगैरह नहीं खरीदनी पड़ेगी। आप सीरीज खरीदते हो, एक सीरीज की कीमत कितनी है, 60 रुपए है, और आप 4-5 सीरीज लोगोगे तो कम से कम 300-400 रुपए आपके चले जाएंगे। और अगर आप हमसे जुड़ोगे तो मात्र 100 रुपए फीस में आपका सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। फीस जमा करने का तरीका क्या होगा कि स्कैनर एक भेजा जाएगा, जैसे स्कैनर होता नहीं है आपका, जैसे आप किसी दुकान पे स्कैनर होता है, ऐसे ही स्कैनर आपके लिए भेजा जाएगा आपके व्हाट्सएप पर। आप उसी स्कैनर पर मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे इस स्कैनर पर, तुरंत आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वहीं पर आपको लाइव व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होगा, उसमें पूरी प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाएगा आपके, ठीक है। और नेक्स्ट सेमेस्टर से आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप की व्यवस्था कर दी जाएगी, वहां पर आपको जोड़ा जाएगा। यहाँ पर करना क्या है, इसी पर फीस जमा कर देनी 100 रुपए, ठीक है। जैसे आप जमा करेंगे तो आपका इसमें जितने भी सब्जेक्ट हुए, जैसे हिंदी है आपका, संस्कृत है, जियोग्राफी, पॉलिटी, यानी कि 2-3 मेजर सब्जेक्ट जो अभी आपके होंगे, एक माइनर एक को करिकुलर, यानी को करिकुलर में आपका ह्यूमन वैल्यूज, एनवायरमेंटल स्टडीज है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है। सभी की तैयारी मात्र और मात्र इसी 100 रुपए फीस में आपके चारों 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी, एक 100 रुपए फीस में, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे।
यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा सभी सब, जैसे पीडीएफ नोट्स आपका क्वेश्चन पेपर का चल रहा है, क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपको पढ़ लीजिएगा आराम से, ठीक है, आंसर का। ऐसा सब चीज आपको और तमाम मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट तमाम सारे आपको मिल जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। इंग्लिश का कम मिलेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट का आपको भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा, ठीक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बढ़िया नोट्स तैयार किया जा रहा है, जो प्रैक्टिस सेट है उनको आप पढ़ लेंगे, परीक्षा आपकी अच्छी हो जाएगी। मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में आपका अगर करियर बन रहा है, आपका अच्छा हो रहा है, तो आपको उसमें सोचना नहीं चाहिए, आपको तुरंत दे देना चाहिए 100 रुपए फीस जमा करके और तुरंत जुड़ जाना चाहिए, ठीक है। आप अगर आपका ये 100 रुपए देंगे मुझे, तो ये जान लीजिए कि आपका बहुत फायदा होगा, कम से कम नहीं तो आपका हजारों रुपए की बचत मैं करवा दूंगा। अगर आप चाहते हैं गुरुजी थर्ड सेमेस्टर का पेपर हो ही रहा है, हमको फोर्थ सेमेस्टर भी आप ही से पढ़ना है, तो हम क्या करें, तो आपका फीस कितनी लगेगी, वैसे 200 रुपए हो जाता, 2 सेमेस्टर का अगर फीस देखेंगे तो 200 रुपए हो जाता है, लेकिन आप चूंकि पढ़ने वाले छात्र हैं और बीए के बच्चे हैं, पैसा कहाँ इतना ज्यादा पाएंगे, आपके लिए 50 रुपए फीस कम कर दी गई इसमें भी, यानी कि आपके लिए केवल 150 रुपए फीस रखी गई है। अगर जो बच्चा थर्ड और फोर्थ का एक साथ जुड़ता है उसके लिए 50 रुपए कम फीस रखी गई है। 150 में थर्ड सेमेस्टर का आपका सभी सब्जेक्ट का मिलेगा ही, और साथ ही साथ फोर्थ सेमेस्टर की आपकी 6 महीने की क्लास भी उसमें इंक्लूड कर दी जाएगी, उसमें आपको ग्रुप में जोड़ाएगा, उसमें लाइव क्लास के लिंक वगैरह भी आपको फोर्थ सेमेस्टर के भी जब से क्लास शुरू होगी आपको मिलती रहेगी। जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर, मेरे हिसाब से थर्ड और फोर्थ का अगर आप जुड़ेंगे तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपकी 50 रुपए की सीधे बचत हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग यही ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी 100 वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे चाहते हैं गुरुजी हम थर्ड सेमेस्टर का नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट फोर्थ सेमेस्टर का ही ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी फीस 100 रुपए है, ठीक है। उसकी फीस आप जमा करवा दीजिएगा और जैसे ही आपके लिए ग्रुप बनेगा उसमें आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा। 100 रुपए फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी शुरू हो चुका है, जिनको फोर्थ सेमेस्टर का ज्वाइन होना तो केवल फोर्थ सेमेस्टर का आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन तब थर्ड का नहीं पाओगे 100 रुपए दोगे तो, ठीक है। या थर्ड का केवल लेना तो 100 रुपए फीस, लेकिन दोनों का एक साल ले लेंगे तो 150 में आपका थर्ड का भी मिल जाएगा और फोर्थ का भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, इसका दूसरा प्रश्न आपके प्रश्न क्या पूछा गया था भाई, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था भारतेंदु युग के 4 लेखकों के नाम लिखिए। अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है, तो इसे नॉर्मली लिख सकते हैं। भारतेंदु युग के 4 प्रमुख लेखकों के नाम इस प्रकार है। पहला कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं है, इस युग के प्रवर्तक, इस युग का नामकरण इन्हीं के नाम पर हो। भारतेंदु युग की बात किया है तो 1850 से लेकर के 1900 का जो समय काल माना जाता है बेसिकली, वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग 1885 तक ही बताते हैं, ठीक है, लेकिन 1850 से 1900 का जो है इसी को आप कह सकते हैं कि हाँ ये भारतेंदु युग है। दूसरे विद्वान है आपके लेखक हैं, वो है प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी, ये दूसरे लेखक है, मतलब कि इस युग के ही बड़े प्रतापी लेखक है, बड़े इंपॉर्टेंट लेखक है। बालकृष्ण भट्ट जी का नाम आता है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघंट जी का नाम आता है। ये सारे लोग, ये 4 लोग जो है ये भारतेंदु युगीन लेखक है। कौन कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्रा, बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघंट, चारों का नाम आप याद कर लीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर को मैं डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। देखिए आत्मकथा जो होती है और जीवनी, इनमें मुख्य अंतर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। पहला अंतर तो यही आप लिख सकते हैं कि आत्मकथा जो होती है, लेखक स्वयं अपने जीवन की कहानी लिखता है, ये व्यक्ति परक होती है, यानी व्यक्ति अपने जीवन के बारे में खुद ही लिखता है, जो व्यक्ति लिखता है उसी के जीवन की कथा होती है। लेकिन जो जीवनी होती बाबू, लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन का वृतांत लिखता है, ये वस्तु परक होती है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव होती है, क्लियर, ये बात ध्यान रखिए। यानी कि ये किसी दूसरे व्यक्ति, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, किसी प्रसिद्ध जो है पुरुष पर कोई या महिला पर जो बहुत ज्यादा फेमस है, उस पर कोई लेखक हो सकता है, वो कोई विद्वान हो सकता है, कोई राजनेता हो सकता है, कोई राजा हो सकता है, तो उसके बारे में लिखना, ठीक है, तो जीवनी कही जाती है। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर जीवनी लिखी उनके पुत्र अमृत राय साहब ने, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र कौन है, अमृत राय, उन्होंने कलम का सिपाही नाम की एक जीवनी लिखी जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की है। कलम का सिपाही उनको कहा भी जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को, तो कलम का सिपाही शीर्षक से एक जीवनी लिखी, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। मूल आधार क्या होता है, देखिए आत्मकथा का आधार लेखक की स्मृतियां होती है, लेखक को जो याद होता है, लेखक अपने बारे में खुद लिखता है। अच्छा, लेखक खुद गलत भी लिख सकते अपने बारे में, तो केवल लेखक ही जान पाएगा। लेकिन जीवनी क्या होती है, जीवनी का आधार तथ्य और शोध होते हैं। आप तथ्य यानी फैक्ट और शोध यानी रिसर्च के द्वारा आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखते हैं। और अगर जीवनी लिखते समय आपको कम सावधानी, जबकि आत्मकथा लिखते समय, जीवनी लिखते समय आपको सावधानी बरतनी पड़ती है, जबकि आत्मकथा लिखते समय उतनी सावधानी की जरूरत नहीं होती। अगर जीवनी आप लिख रहे हैं तो किसी दूसरे की लिखेंगे, दूसरे के बारे में कभी आपने थोड़ा बहुत गलत भी बोल दिया तो दिक्कत के सामना आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन जब आत्मकथा होती है, अगर उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ तो आप ही को पता चलेगा, ठीक है, किसी दूसरे को नहीं पता चलेगा। आत्मकथा और जीवनी में यही अंतर होता है। आत्मकथा स्वयं की कथा होती है और खुद ही जिस व्यक्ति की होती है वो खुद लिखता है। जीवनी में क्या होता है, किसी दूसरे के बारे में लिखा जाता है, कोई एक प्रसिद्ध लेखक के बारे में, किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में लिखा जाता है, कोई लेखक लिखता है। अगला प्रश्न आपका चौथा नंबर प्रश्न है, ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है।
ऋण जल, ऋण माने होता है कम, यानी कि जिसको ऋण जल को सूखा कहते हैं, धन जल को बाढ़ कहते हैं, ठीक है। ऋण माने होता है कम होना, ऋण जल माने कि सूखा पड़ जाना, धन जल माने कि बाढ़ आ जाना। तो ये बाढ़ और सूखे की कहानी है बेसिकली। ऋण जल धन जल हिंदी रिपोर्टाज विधा की एक रचना, एक रिपोर्ट होती है, रिपोर्टाज विधा है, ठीक है। तो ये घटना का किसी का यथोचित वर्णन करना साहित्यिक शैली में रिपोर्ट कहलाता है, रिपोर्टाज कहलाता है। इसके लेखक हैं ऋणजल धनजल, या प्रसिद्ध रचना किसकी है, फणीश्वरनाथ रेणु जी की है। फणीश्वरनाथ रेणु जी एक आंचलिक कथाकार हैं और अंचल विशेष के बारे में लिखते हैं। बिहार के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो बिहार के इलाकों के में जो बाढ़ और जो सूखा पड़ता है उसके बारे में एक जानकारी देते हैं इस रचना में, रिपोर्ट के माध्यम से। विषय है इसमें बिहार के बाढ़ यानी ऋण जल और धन जल यानी सूखे की घटनाओं का सजीव चित्रण किया गया। आपके पाठ्यक्रम में रिपोर्टाज संकलित है, बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। फणीश्वरनाथ रेणु की आपके देखते कहानी भी संकलित है, जैसे पंच परमेश्वर कहानी उन्हीं की है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, प्रसाद युगीन प्रमुख नाटककारों का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद के नाम पर प्रसाद युग का नामकरण किया गया है। प्रसाद युग को छायावाद काल भी कहते हैं, क्योंकि छायावाद का समयकाल कब से कब तक रहा है, 1918 से लेकर के 1936 का जो समय काल है, 18 वर्षों का समय काल जो है छायावाद के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली इसी के समकालीन प्रसाद युग, क्योंकि प्रसाद जी का समय काल यही रहा है बेसिकली। छायावाद के उन्नायक, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक भी जयशंकर प्रसाद को ही कहा जाता है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने न केवल नाटक लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं, बल्कि इन्होंने उपन्यास भी लिखा है। साथ ही साथ में इन्होंने कामानी जैसा महाकाव्य भी लिखा, आंसू जैसा शोक गीत रचना भी लिखी, ठीक है। लहर, झरना, आंसू, ये सब रचनाएं किसने लिखी हैं, जयशंकर प्रसाद ने लिखी हैं, ठीक है। तो ये एक तरफ काव्य की भी रचनाएं भी करते हैं, दूसरी तरफ ये जो है गद्य की रचनाएं भी लिखते हैं, ठीक है। तो काव्य और गद्य में समान अधिकार इनका था जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद जो थे इस युग के आधार स्तंभ है, छायावाद के या प्रसाद युग के। जयशंकर प्रसाद इस युग के आधार स्तंभ है, तो ये भी एक नाटककार है। हरित कृष्ण प्रेमी जी एक नाटककार है। गोविंद वल्लभपंत जी, लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी, ये सारे जो है प्रसाद युग के एक अच्छे लेखक के रूप में या एक अच्छे जो है नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। कौन, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभपंत और लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी। जयशंकर प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक नाटक रहते हैं, तो वे एक उनको मंचन करना थोड़ा सा कठिन काम होता है। अगला प्रश्न आपका छठा नंबर है, उपन्यास की विशेषताएं बताइए। उपन्यास की विशेषताएं देखें, उपन्यास को अंग्रेजी में नोवेल कहते हैं, इसकी कई विशेषताएं हैं, कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, समझते हैं। पहली विशेषता उपन्यास की, प्रस्तुत कथा वस्तु, जीवन का व्यापक और यथार्थ चित्रण किया गया है, ठीक है। जीवन, प्रस्तुत कथा वस्तु में जैसे जीवन का व्यापक और यथार्थ चित्रण होता है उपन्यास में। उपन्यास जो होता है कहानी का बड़ा भाई या पिताजी कह सकते हैं। कहानी 20 मिनट में पढ़ करके समाप्त कर देते हैं, लेकिन उपन्यास एक मोटी सी एक रचना होती है, जिसको पढ़ना बड़ा एक प्रकार से मुश्किल भी होता है और पढ़ने में मजा भी आता है। जब उसमें आप घुस जाते हैं तो बड़ा मजा आता है उसको पढ़ने में, ठीक है। तो जो उपन्यास होता है वो एक जो है एक मोटी किताब सी होती है, जैसे गोदान हो गया, एक उपन्यास है, बड़ा लंबा उपन्यास है। चरित्र विकास, पात्रों के अंतर्मन का सूक्ष्म विश्लेषण भी उपन्यास के में होता है, तो उपन्यास की दूसरी विशेषता है चरित्र विकास। तीसरी विशेषता होती है उपन्यास की गद्य विधा होती है। क्या है, गद्य विधा है। उपन्यास पूर्णतः गद्य में लिखा जाता है, इसमें काव्य की कोई गुंजाइश नहीं होती है। नाटकों में तो गीत वगैरह भी हो जाता है, लेकिन उपन्यासों में नहीं, गीत नहीं होता है। सामाजिक उद्देश्य, समाज की समस्याओं और विसंगतियों को दर्शाने का काम भी उपन्यास करता है। तो उपन्यास एक बड़ी कहानी होती है, जैसे कि एक वेब सीरीज कह सकते हैं इसको। उपन्यास को एक वेब सीरीज कह दीजिए और मूवी को कहानी कह दीजिए। एक मूवी एक कहानी है, जबकि एक उपन्यास जो होता है बेटा, एक उपन्यास जो होता है वो एक वेब सीरीज है, एक लंबी वेब सीरीज, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के पात्रों का नाम बताइए। पंच परमेश्वर कहानी के पात्र आपसे पूछेगा। पंच परमेश्वर कहानी मैंने पूरी पढ़ा रखी है। इसमें जो है पंच परमेश्वर में जुम्मन मियाँ, अलगू चौधरी, खाला, इन्हीं 3 मुख्य पात्र, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है, ठीक है। न्याय की कहानी है। पंच परमेश्वर को भगवान के बराबर माना गया है। पंच परमेश्वर कहानी के पात्रों के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे जुम्मन शेख है। पहला पात्र क्या है, जुम्मन शेख अलगू का मित्र है और पंच भी है। अलगू चौधरी जुम्मन का मित्र है और पंच है ये। खाला जान बूढ़ी मौसी है किसकी, जिसने पंचायत की थी, किसकी मौसी है, खाला जान, ये है जुम्मन शेख की, ठीक है। समझू साहू है जो अलगू चौधरी का बैल खरीदने वाला होता है, मतलब खरीदता है और बाद में फिर अलगू चौधरी का बैल जो है मर जाता है, तो फिर उसमें बताया था कि भाई कैसे मरा, बैल कैसे मरा, पूरा रिसर्च होता है उसकी, तो इसी पे कहानी है। खाला जान की जमीन ले लेता है जुम्मन शेख, नहीं देता है उसको, खाना वाना नहीं देता है बूढ़ी मौसी को। अलगू चौधरी फिर जो है उसको डांट लगाता है, पंचायत होती है।
एक बार पंचायत मौका अलगू चौधरी को मिलता है, दूसरी बार जुम्मन शेख को मिलता है। दोनों लोग पंचायत करते हैं, दोनों लोग सत्य का साथ देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। और ये रचना किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है, पंच परमेश्वर, सॉरी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, पहली कहानी है। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी की पहली कहानी है, 1916 में लिखी गई, ये बात ध्यान रखेंगे। और 1936 में उनकी लास्ट कहानी है कफन, लिखी गई है। 1916 से 1936 तक प्रेमचंद युग के नाम से आना था हिंदी कहानी का। और प्रेमचंद यानी मुंशी प्रेमचंद, कलम का सिपाही, 300 से अधिक कहानियां लिखने वाले विद्वान, कम से कम तमाम सारे उपन्यास भी लिखे आपने। प्रश्न अगला, मानस का हंस उपन्यास किसकी जीवनी पर आधारित है? देखिए, मानस का हंस उपन्यास जो होता है गोस्वामी बाबा तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है। इसके लेखक की अगर बात करें तो इस प्रसिद्ध जीवनी परक उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर है। ठीक है, अमृतलाल नागर ने एक रचना लिखी है, कौन सी? मानस का हंस, एक जीवनी है जो कि जो है तुलसीदास जी के बारे में। महत्व इसका यह कि इसमें तुलसीदास जी के जीवन, उनकी पत्नी रत्नावली से अलगाव और रामचरितमानस के सृजन की कथा है कि रामचरितमानस का रचना तुलसीदास जी ने कैसे करी। उनकी पत्नी जो रत्नावली थी, जो है दीनबंधु पाठक की पुत्री थी, ठीक है, उनके बारे में, तुलसीदास जी के बारे में पूरी जानकारी विधिवत तरीके से विस्तार से लिखी गई है। 9वां नंबर प्रश्न है, व्यंग क्या होता है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। व्यंग किसे कहते हैं बताने का प्रयास करेंगे। ये आपका पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, डायरेक्ट पेपर सॉल्व हो रहा है, बात ध्यान रखेंगे। व्यंग किसे कहते हैं बेटा? देखिए, व्यंग साहित्यिक अभिव्यक्ति होती है, और साहित्यिक अभिव्यक्ति की एक विधा होती है व्यंग। व्यंग में क्या होता है कि किसी घटना या किसी भी समस्या को बहुत ही सरल तरीके से एक हंसी मजाक में कह देना, ठीक है, समस्या को समझा देना, बता देना। इसका स्वरूप लिखेंगे, जिसमें हास्य और विनोद के माध्यम से सामाजिक विसंगतियों या रूढ़ियों पर परोक्ष रूप से तीखा प्रहार किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से। ठीक है, उद्देश्य इसका होता है कि केवल हंसाना नहीं होता इसका उद्देश्य, बल्कि सोचने पर मजबूर करना और सुधार लाना होता है। यानी हंसाते हुए ये एक सामाजिक विसंगति को सामने ला करके और उसको खत्म करने का प्रयास करता है, यही होता है आपका क्या, इसको बोलते हैं व्यंग। ठीक है, हिंदी के बड़े व्यंग्यकारों में सबसे बड़े नाम आता है, उनका नाम है हरिशंकर प्रसाई। हरिशंकर प्रसाई का एक व्यंग आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेटा, हरिशंकर प्रसाई की रचना है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, भोला राम का जीव, एक व्यंग है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। मैंने भोला राम के जीव के बारे में बता रखा है। ठीक है, भोला राम का जीव जो होता है वो नहीं जाता है यमराज तक, और उसी को प्राप्त करने के लिए नारद मुनि तक को भी पृथ्वी पर आना पड़ता है, और अपनी बीड़ा जो है एक सरकारी ऑफिसर को गिरव रखनी पड़ती है। गिरव मतलब कि उसको देना पड़ता है, दहेज मतलब उसमें भ्रष्टाचारी है वो जो अधिकारी बैठा, तो सरकारी दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसी भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हरिशंकर प्रसाई साहब ने भोला राम का जीव नाम की रचना लिखी। 10वां प्रश्न है, साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। साक्षात्कार कैसे कहते हैं? 10वां प्रश्न देखिए, इंटरव्यू अंग्रेजी में कहते हैं, या इसी को जो है भेंट वार्ता भी कहते हैं। ठीक है, जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं और बातचीत करते हैं, उसी को साहित्यिक शैली में कोई एक लेखक लिख देता है। जैसे कि पदम सिंह शर्मा कमलेश जी जब निराला जी से जाकर के मिलते हैं तो उसको लिख देते हैं क्या, जो है, मैं इनसे मिला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से मिले थे, कौन? पदम सिंह शर्मा कमलेश। तो पदम सिंह शर्मा कमलेश की वो साक्षात्कार है, उन्होंने लिखा। ठीक है, यानी एक कोई बड़े लेखक से, कोई कवि से जाकर के कोई व्यक्ति मिलता है और उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन का आंसर भी लिखा रहता है उसमें, कोई क्या क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, पूरा लिखा रहता है। जैसे आजकल पॉडकास्ट चलते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को बुलाया जाता है और दूसरे व्यक्ति क्वेश्चन पूछते हैं और इस तरीके से उसका जवाब पूरा लिखा रहता है। ऐसे जब उसी को लिपिबद्ध कर दे, उसको लिख दे हम और एक पुस्तक बना दे, तो वही आपकी पुस्तक हो जाती है साक्षात्कार की हिंदी साहित्य में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्वरूप इसका क्या है? जिसमें कोई लेखक पत्रकार या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके जीवन, उसके कार्य या विचारों के बारे में प्रश्न उत्तर के माध्यम से सूचना को इकट्ठा किया जाए, जानकारी को इकट्ठा किया जाए और उसी को लिपिबद्ध कर दिया जाए। लक्ष्य क्या होता है? इसका लक्ष्य होता है पाठक को संबंधित व्यक्ति के अंतरंग विचार और जीवन दर्शन से परिचित कराना होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। अभी हमारे एक बड़े टीचर अवध ओझा साहब, और हमारे यहीं के अवध ओझा भी हमारे बगल के ही हैं, ओझकपुरवा में उनका घर है, पैतृक निवास यहीं पर था, अब तो चले गए उधर, गोंडा में रहते थे बचपन से, इधर रहते नहीं थे ज्यादा। ठीक है, लेकिन हमारे गांव से मुश्किल से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर उनका गांव है। तो अवध ओझा जी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वजीरगंज के आसपास, तो वजीरगंज में मेरा भी है, वजीरगंज में उनका ओझकपुरवा में है। ठीक है, हमारा दूसरा मोहनपुर पड़ता है, उनका ओझकपुरवा पड़ता है, आसी पास में है। ठीक है, हमारे गांव में सब शुक्ल लोग रहते हैं, उनके गांव में सब ओझा लोग रहते हैं, तो सब पूरा जो है
रिश्तेदारी वगैरह भी अधिकतर मामलों में आप देखते हैं अलग अलग गांव वगैरह में, उनके गांव में रहती रहे। तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति और एक है गोंडा के ही शुभांकर साहब, शुभांकर मिश्रा, बड़े विद्वान आदमी हैं, लेकिन कभी कभी वो पता नहीं कैसी बात करते हैं, हमको कभी कभी जो है उनकी बातों पर देखता हूं तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी बड़े विद्वान आदमी, मतलब विद्वान हैं, लेकिन कभी कभी इतना ज्यादा मस्ती कर देते, इतना ज्यादा जो उनको एक पत्रकार के तौर पर बोलना चाहिए वो चीजें कभी कभी वो हट जाते हैं अपने मुद्दों से। हालांकि अवध ओझा साहब का इंटरव्यू लिया अवधि में, एकदम से दोनों लोग, शुभांकर मिश्रा जी एकदम अवधि में बोले और अवध ओझा साहब एकदम अवधि में। मजा आएगा सुने, अगर सुनो अगर उनके दोनों का इंटरव्यू तो मजा आएगा। पॉडकास्ट होगा कहते हैं वे, पॉडकास्ट होगा, आज के भाषा में कहते हैं, वही पहले इंटरव्यू कहा जाता था। फेमस पर्सनालिटी ओझा जी नहीं है, ओझा जी फेमस पर्सनालिटी है। कौन पूरे भारत में कहूं चला जाए, उत्तर भारत में जहां हिंदी समझी जाती तो उन्हें इतिहास के मास्टर के रूप में जाना जाता है। यूपीएससी के बढ़िया टीचर है, मोटिवेशनल है। दिल्ली में तो चुनाव लड़ लीन, हार गए बात अलग है, ठीक है, लेकिन बहुत जबरदस्त जुड़ते बोलत है, डराते नहीं के हो कहे, लेकिन कबो कबो थोड़ा थोड़ा दब जात है, वो बात अलग है। तो वह सब चीजें, तो वह एक इंटरव्यू हुए, अब वही का करें, जैसे अवध ओझा के इंटरव्यू लिहिन शुभांकर मिश्रा, अब शुभांकर मिश्रा खूब किताब लिख डाले, ठीक है, जो पूछिन कावे बताइन ओझा जी, दोनों उनका मिला के बढ़िया किताब लिख लिए, और वह किताब प्रकाशित करवा दिया राजकमल प्रकाशन से, कौन प्रकाशन से, वाणी प्रकाशन से करवा दिए। तो वो किताब जो है वह किताब साक्षात्कार की किताब कहे जी, और लेखक क्या कहा जी, शुभांकर मिश्रा का, लेकिन उनका नाम अवध ओझा नाम जरूर लिखा रहे ऊपर, ठीक है। आजकल वीडियो के माध्यम से मिल जाता है, पहले लोग लिखते थे, पहले वीडियो नहीं चलता था, तो वही साक्षात्कार होता है, ठीक है। तो उसमें अवध ओझा जी के बारे में बढ़िया जानकारी मिल जाती है कि भाई इनका विचार कैसा है, किसी मुद्दे पर कैसा सोचते हैं। उनसे पूछा उन्होंने कि भाई 2027 में अखिलेश जीते हैं कि योगी बाबा जीते हैं, तो कहीं कि नहीं अखिलेश आज जी हैं, अखिलेश न जीत पाई हैं, कहीं काहे ना जीत पाई हैं, तो वह बताए काहे ना जीत पाए अखिलेश, सब कुछ बताए। तो ये होगा भैया आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका होगा समाप्त, ठीक है। अब आगे बढ़ो खंडबामा लघुत्तरीय प्रश्न के तौर पर। लघुत्तरीय क्वेश्चन का देखो, देखो भैया 200 शब्द में का लिखे खोत है, 3 प्रश्न का उत्तर देख रहा आपका, लेकिन हम कहें कि आप लोग 3 प्रश्न का उत्तर देके का करबो, हो सकता है तीसरे चौथा क्वेश्चन आप पूछ लीन जाए, यही सब पढ़ो, वो छोड़बा ही ना करो। ढाई ढोला समर खेत में जे जीते ते ले उठाए, डराव वराव ना, पहुंचो झरझर झरझर लिखत निकलते चला जाओ, बढ़िया बैठो ना, तभी ना देखो ऐसे, जैसे कापी पर्चा मिला तू का ऐसे पर्चा मिला कि भैया हिंदी पर्चा मिलेगा आपका, ये हिंदी एक पर्चा है, हिंदी पर्चा मिला, देखे वैसे भैया क्वेश्चन ऐसे। तो बहुत बहुत लड़के झूठे ऐसे पर्चवा देखे हैं, पहले उन्हें बताओगे कि पर्चा पढ़ लियो, तो पहले पर्चा पढ़े चाहिए कुछ देर तक, झूठे वका आधा घंटा तक पर्चवा पढ़िए बिना मतलब के। वो सोचता है कि देखे हमें इतना क्लास में सब बैठा है, इतना लड़के बिटिए सब हमें देखे कि लड़का देखो डाउट ऐसे करिए, ऐसे दाढ़ी खजोई है, ऐसे कुछ देर तक ऐसे ऐसे करिए, पेन निहार रही है, ऐसे ऐसे करिए, मूड ऐसे ऐसे करिए, ऐसे देखिए, तो एक चक्कर यहाँ देख लें, एक चक्कर वहां देख रहे हैं, फिर ऐसे करिए, यार तो पढ़न रहा ध्यान नहीं आता, ऐसे ठोकिए, झूठे मुड़वा ऐसे ऐसे ठोकिए। अरे मूर्ख, जब ये क्वेश्चनवा तोहरे दिमाग में ना आई आवत है, 2 घंटे में पेपरवा तोहे लिखे के कुल, तो उतना ऐसे माथा पच्ची करे कौन जरूरत थी, जवन जानत हो पिछवा को पेपरवा पलटो, जवन जानत हो वाका तो लिख डारो भर 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 भर। तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, कापी लिखे बैठो, तो यही मेरे से दिमाग में ऐसे काव लिखी कलिया काव पढ़न रहा, ऐसे ना बैठो, ऐसे पाओ जवन आवत है तो पहले शुरू कर जो आवत है झरझर झरझर लिखे, जहां पर पानी बात सरिता को नदी बात कल 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 छल 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 ऐसे बहते हुए निकल जाओ, ऐसे लिखते चला जाओ, कि ऐसे चक्कर पेना रखो या क्वेश्चंस के बदिए फिर पेन उठाए, तब तो जानो तू पढ़ल लिखत हो, न जानो कि सब बेकार है, सब बर्बाद हो रहा है भैया, माताजी बाप का पैसा बर्बाद होता है। तो लिखो जवन जानो तो लिखो, और जवन ना जानो बुद्धि है हुए कि जवन क्वेश्चन को उत्तरवा ना जानो कल सबसे बादी खातिर बचाए रहो, ठीक है। अब जब कहा नहीं कि जब देखो कोनो चीज जा तो आधा लियो बांट, तो वह कहा हुआ कि कुछ ना कुछ तो लिख दियो बनाए बनाए के, लास्ट में जो कुछ ना जानते हो। एग्जामिनर का क्या लगेगा, एग्जामिनर ये सोचे कि लड़कवा जानत रहा लेकिन लिख नहीं पाई, समयवा कम रहा, पहला बार 3 घंटे पेपर होता है, 2 घंटे में लड़के काव लिख दिए तना पूछ नहीं जाता है, तो वो 1-2 नंबर वो दे दिया था, दरगिया के दे दिया था। ये बुद्धि हुआ है, यह बुद्धि का प्रयोग करबो तब आप आगे बढ़बो, और बढ़ के ज्ञानी बने लगो, बढ़ के अम्मा बनबो हुआ जाए के, तो कुछ न नंबर पैबो। भैया बीए में जब हम पढ़त रहे खूब दबाए कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं कानपुर में, और खूब वैसे
अब वही शायद बीएम 3 घंटे पेपर होता तो खूब जितना लिखा उतने नंबर मिलता। तो हम बुद्धि का लगाएं और खूब ज्यादा शार्ट करवा उत्तर लिखें, से तीर बनाए दी जहां हुआ इसे बढ़िया मैप बना खूब लिखें, अतना नीक कॉपी लिख दिहन कि जो जवाब नहीं यूपीएससी लेवल का कॉपी लिखें और नंबर के। और हमारे भैया मोहित भाई, हमारे भाई साहब उन्होंने बीए करत रहे, वही चक्कर बीएससी करें फिर बीए हमारे साथ एडमिशन करवाएं, ठीक है। तो बीए करत रहे, अब वो बीए करते तो बीए कपिया वो लिखे हमारे साथ बैठ के उन्होंने लिखे हैं। हम सोचिए मतलब पढ़ित है तो हम अपन झूठे दिमाग उमाग लगा बाजा रही और वही झरझर झरझर लिखा चला गए। हमसे जो है 2% नंबर उनके बीए में फाइनल में ज्यादा मिला। अब आप सोचो वो कुछ ना आई पढ़ाई, एको दिन ना पढ़ाए, हम ही सामा एक दिन कहा कि भैया अभी बताओ काव काव आए हो, तो हम कहीं इसे देखी और देखी ये आए भैया यका पढ़ डाल यका पढ़ा, बस एक दिन हम पढ़ाए और जहाँ पेपरवा दे के आवे सब निपट जाए। तो हम बहुत दिमाग लगाए तो हम 2% नंबर कम पाए और कुछ नहीं दिमाग लगाए और मारिन हमसे 2% नंबर ज्यादा। घर वही तू दिन भर पढ़ते रहो रतिया भर बैठ के, तो है कुछ नहीं मिला हुआ, देखो कुछ नहीं पढ़ा रहा निपटाए। तो भैया बीए में जो है और लिखे वाली परीक्षा में ढेर ज्यादा दिमाग लगाओ जरूरत नहीं होता है। कम बुद्धि वाले बहुत नंबर पाए जाते हैं और बहुत ज्यादा बुद्धि वाले नीचे दबा रह जाते हैं, हमारे ऐसा बात, ठीक है। तो हाथ जोड़ कर निवेदन जो हम गलती करें वह ना करो और लिखे लागो, छोड़े न बात जाओ या क्वेश्चन छूटे न चाहिए, अगर छूट गया तो जान लो शुक्ला रिपोर्ट के वीडियो देखो भाई नहीं करो भैया। चलो अगला प्रश्न तो होगा भैया, बातचीत तो होते रहे, आगे समझो। पिता पिता एक कहानी हुए या का लिखी नहीं के ज्ञान रंजन साहब, ठीक है। तो यहां पर पिता कहानी जो है एक जबरदस्त कहानी है, इसके बारे में एक अंतर्द्वंद है, एक अंतरपीढ़ी संघर्ष भी चलता है पिता कहानी में, ठीक है। पिता कहानी में अंतरपीढ़ी संघर्ष से दो पिता और पुत्र के बीच में संघर्ष की बात होती है। ये सब चीजें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी और बड़े जबरदस्त तरीके से चीजों को आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से मैं लगातार आपके लिए लेक्चर लाता रहता हूँ, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पिता कहानी जो है आपका किसकी है बेटा, देखिए पर्दा कहानी यशपाल की है, तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु की है, पिता कहानी ज्ञान रंजन की है, ठीक है। और इसके अलावा रोज कहानी यज्ञ की है और प्रेमचंद की है, पंच परमेश्वर कहानी, ये सब आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो पिता कहानी के लेखक कौन है, ज्ञान रंजन साहब है, बड़े अच्छे कथाकार हैं। मुख्य विषय क्या है इसका भैया, यह कहानी मध्यम वर्गीय, मध्यम माने कि ज्यादा धनी लोग नहीं है, मध्यम वर्गीय यानी कि खर्चा पानी चलता है, बढ़िया दिक्कत है। मध्यम वर्गीय परिवार में पिता और पुत्र के बीच पीढ़ीगत अंतराल और संवादहीनता की मार्मिक कथा है। यानी कि दो पीढ़ी, जैसे आपके पिताजी का विचार और आपके विचार में बहुत अंतर देखने को मिलता है। आप कहते हैं कि भैया जैसे पिताजी आपके कहेंगे कि भाई ये करो, सुबह उठना चाहिए, जैसे पिताजी हमारे हैं सुबह उठने के लिए बोलते हैं और सब सुबह उठना भी चाहिए, सुबह आते हैं डेली डांटते हैं, हमको भी डांटते हैं, बड़का यूट्यूबर बना हो उठो, रात में ना पढ़ावा करो, दिन में जो हुए पढ़ाई दियो अपन, ऐसे डांटते डेली। और डेली जो है मैं सुबह थोड़ा सा ऐसा 7 बज जाता है उठने में या 7:30 8 हो जाता है कभी कभी, तो इसीलिए बोलते रहते हैं, ठीक है। अच्छा तो उनका विचार अलग कि सुबह उठ करके उठोगे तो स्वस्थ रहोगे, वैसा उनका विचार सही है। लेकिन जो आजकल के बच्चे सोचते रात में मैं जब जगता हूँ 12 बजे तक, तो सुबह थोड़ा देर लेट तक हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसी में पिता और पुत्र के बीच में अंतर पीढ़ी संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। जब दो पीढ़ियों के बीच में संघर्ष उत्पन्न होता है तो उसी को अंतर पीढ़ी संघर्ष कहा जाता है। तो वही इस कहानी का मूलभूत एक प्रकार से कथानक रहा है, एक मार्मिक कथा है। चरित्र चित्रण की अगर बात की तो पिता को नायक यानी कि हमारे पिता जो है नायक, पुत्र की आंखों से एक अनुशासन प्रिय, मितव्ययी और रूढ़वादी व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। पुत्र की आंखों की तरफ से, यानी पुत्र जो है पिता को मितव्ययी यानी कम खर्चीला समझता है। पुत्र कहता है कि ये लेना चाहिए तो पिता कहता है नहीं बेटा अभी ये नहीं चाहिए, अभी ये जरूरत की चीज है। पर वह परिवार के प्रति मौन त्याग और प्रेम रखता है। कौन, पिता। द्वंद क्या है इसमें पिता पुत्र का, पुत्र पिता के व्यवहार से असहमत रहता है और दोनों के बीच में भावात्मक इमोशनल लगाव है, अदृश्य ही बना रहता है, मतलब कि वो है लेकिन दिखाता नहीं दोनों लोग। पुत्र चाह करके भी पिता से खुल करके बात नहीं कर पाता, पिता भी प्रेम करता है पुत्र से और पुत्र भी प्रेम करता है, लेकिन पिता और पुत्र आपस में बैठ करके कभी बातचीत नहीं कर पाते। अच्छा हमारे पिताजी का क्या बात है कि पिताजी और हम बैठे थे तो दोनों ने अपन चर्चा छिल गए बालेपन का, कहूं बैठे तो बिरते बतुआ शुरू कर देनी ना आई कि पिताजी हमारे दोस्त में दोनों ने रही थे, डटी हैं हम मैं
तो कहते हाँ ठीक है पापा, यार ठीक है, आपकी उम्र दूसर रही, हमारा जमाना बदल गया है, समझाए ऐसा बोल दी थे। हंसी है बड़े जोर से। तो बहुत जबरदस्त मजा आवत है। पिताजी के बारे में अगर कि एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि अपने पिताजी का परिचय करवाऊंगा आपसे, वो आएंगे कुछ बोलेंगे। बड़े विद्वान आदमी है, कथा वथा बांसते बड़े विद्वान आदमी है। अब बोलते हैं वो ऐसे बोलेंगे जैसे कि नमक में गड़ाओ खटिया में तनाव, अगर आ जाए तो समझो कि वो जो है मौसम, क्या नाम है उसका, मानसून आ गया। मानसून, हम मानसून एक दिन पढ़ावत रहे, लेकिन मानसून कब आवत है, हम जो है महीना उन्हें बताया ना अपन पूरा कितना, जून मई है, चुप नहीं जान पायो। कहीं नमक में गलाओ और खटिया में तनाव अगर आएगा तो जान लो कि मानसून आएगा। ये सब बड़े जो है दूसरा दूसरा चीज, ठीक है। अच्छा वो नहीं हमें बताए ना कि मंगर बुद्ध उत्तर दिश काला, ठीक है, दक्षिण जाए तो होए निहाला, और पता नहीं क्या जे बिफे का दक्षिण जाए बिना गुनाहे पनही खाई, सब। और हिंदी साहित्य के 5th सेमेस्टर में लोक साहित्य में यह चीज हम पढ़ावे लगे। पिताजी हमारे जब कहा कि हिया ना कि उत्तर का दक्षिण का ये सब, तो बहुत कही जा पापा ये सब ना ही हुआ है। लेकिन जब वह चीजिया लोक साहित्य में पढ़ावे लगे तो वो चीजें फिर वह आवा, वह कविता जो पिताजी हमारे बतावे लगे। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई। शुरुआत में चला जी भागवती गुण के साथ माला जब बैठा रही, तो जब पापा भागवत बाचे तो सुना करी, तो बहुत ज्यादा ज्ञान अध्यात्म का होगा वही साथ ही। अंतिम बोध, कहानी का चरम बिंदु पिता की मृत्यु के बाद आता है। उनकी अनुपस्थिति में पुत्र को उनकी पुरानी चीजों से, उनके सच्चे बलिदान और निश्चल स्वभाव से प्रेम बोध होता है। निष्कर्षता कह सकते हैं कि कहानी हमें अपने माता पिता के महत्व को उनके जीते जी समझने का संदेश देती है, और इस तरीके से आप जो है समझ पाएंगे। पिता के बारे में लोग समझते कि ये पुराण है ना ज्ञान पोथी, पिताजी आपके एक एक पहलू पर नजर रखते हैं। अरे आप उनका लड़का हो, तू यह का गुरी उठेबो अगर कहूं गलत करत हो तो वे जान जाए कि हमारा लड़का गलत, मुहाई देख के बता दे कि तू काव करे लायक हो और काव कह पेबो, कहां से आए हो तुरंत बताए दे। तो उनसे छुपाए तो छुपाई थे, लेकिन वे बोलते नहीं कि हाँ लड़का हमारे बराबर हो गया, क्या बोलो इसको। ध्रुव सावनी नाटक की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालिए। तीसरा प्रश्न, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद साहब स्वयं। ऐतिहासिक आधार इसका क्या रहा बेटा, देखिए ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है इतिहास का एक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की पत्नी होती हैं, रामगुप्त प्रेम नहीं करता उससे, ठीक है, तभी कई लंबी कहानी है। ऐतिहासिक आधार, ध्रुव स्वामिनी गुप्त काल के इतिहास पर आधारित एक रचना है। इसकी कथा का मूल आधार विशाख दत्त की एक रचना है मुद्रा राक्षस, सॉरी देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम नाम की एक रचना है, संस्कृत भाषा में एक नाटक लिखा गया देवी चंद्रगुप्तम, जिसको किसने लिखा है, विशाख दत्त ने। विशाख दत्त की एक रचना है मुद्रा राक्षस भी, ठीक है, हालांकि दूसरे जो है संदर्भ में है, लेकिन देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है संस्कृत का, उसी नाटक पर कथा जो है आधारित है ध्रुव स्वामिनी नाटक की, ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा। इसके पात्र है रामगुप्त, एक कायर शासक है, इसी की पत्नी का नाम है ध्रुव स्वामिनी। लेकिन इसका जो भाई है रामगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय, पराक्रमी भाई है, बहुत ही प्रतापी शासक है, योग्य शासक है। और ध्रुव स्वामिनी जैसे पात्र ऐतिहासिक रूप से संकेतिक हैं, यानी कि ध्रुव स्वामिनी, इतिहास में ध्रुव स्वामिनी का उल्लेख आपको बहुत कम मिलता है, लेकिन साहित्य की नजर जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, अर्थात जहां पर कोई व्यक्ति इतिहासकार नहीं पहुंच पाते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं पहुंच पाती है, वहां पर जयशंकर प्रसाद पहुंच जाते हैं, वहां पर हमारे कवि हिंदी के पहुंच जाते हैं। अब जरूरी नहीं सांकेतिक पात्र इतिहास, क्या इतिहास में जो लिखा है सब सही है, क्या सही है, सारी बातें इतिहास की सही नहीं है। फलाने ने कह दिया तो उसको हम सही मान लें का, कुछ नहीं होता ऐसे सही। तो ध्यान रखना इस बात का। लोग कह देते हैं कि काल्पनिकता है, लेकिन अगर इसको और गहरे से रिसर्च किया जाए तो ये काल्पनिकता नहीं, बल्कि ध्रुव स्वामिनी नाम की एक पात्र जरूर निकल करके आएगी इतिहास में। लेकिन उस समय जो भी साक्ष्य मिले, जो प्रमाण मिले, उसी के आधार पर आज का इतिहास हम समझते हैं। उस समय कोई नहीं था, बस हम उसको कुछ एविडेंस के आधार पर हम उसको सिद्ध करते कि भाई ये था। अभी कुछ एविडेंस मिल जाए, हम सिद्ध कर दे कि भाई ये इतिहास नहीं, ये इतिहास था। जैसे एक मूवी अभी आई है ताजमहल, उस पर तमाम एविडेंस है कि ताजमहल जो था वो इन्होंने बनवाया ही नहीं था, इन्होंने बस केवल लेपन करवा दिया था ऊपर ऊपर, क्या नाम है इनका, शाहजहां। तो वही सारी चीजें। तो ध्रुव स्वामिनी जैसे पात्र जो है ऐतिहासिक पात्र जो नहीं है, सांकेतिक रूप से इसका प्रयोग मतलब किया गया है। लेकिन ध्रुव स्वामिनी जो है किसकी पत्नी है, ध्रुव स्वामिनी जो है ये रामगुप्त की पत्नी है, लेकिन ये कायर है, शासक है, और ये इतना ज्यादा प्रेम नहीं करता इससे। ऐसे में जो है ध्रुव स्वामिनी जो है किससे प्रेम करती थी, चंद्रगुप्त से इसका प्रेम हो जाता है, उसके
और इसका ये चूंकि कायर है, शासक है, अच्छा शासक नहीं है। मुख्य घटना क्या है? सकराज के द्वारा ध्रुव स्वामिनी को मांगा जाता है ना जाना। रामगुप्त सकराज मतलब कि जो है शक, जो शक शासन, शक थे, कुषाण थे, ये लोग विदेश से आए थे, तो शकराज मतलब शकों का आक्रमण होने वाला था, तो ये रामगुप्त जो है डर जाता है। अब शकराज जो होता है वो कहता कि या तो भाई अपनी पत्नी बड़ी सुंदर है, इसको हमको दे दो और हम राज छोड़ देंगे। तो ये जो है रामगुप्तवा जो है ये अपने जो है ध्रुव स्वामिनी को देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त इस बात का विरोध करता, ध्रुव स्वामिनी स्वयं विरोध करती है, क्षत्राणी है। क्षत्रियों की एक मर्यादा रही कि 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जीवे सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन का धिक्कार। ऐसे क्षत्रिय रहते हैं, 18 साल के ऊपर जीना धिक्कार माना जाता था। चंद्रगुप्त एकदम से कहा कि रुको, प्लान बनते हैं, कसा था ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से मिलकर के प्लान बनाते हैं। जब ये मांगा जाता है तो रामगुप्त द्वारा यह मांग स्वीकार कर ली जाती है। ऐतिहासिक घटनाओं की ओर संकेत करते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये चीज स्वीकार कर लिया, ऐतिहासिक घटना है ये, ठीक है, और सकराज की बात को स्वीकार कर लेता है ये। कल्पना ये है कि कल्पना का मिश्रण प्रसाद जी ने किया। प्रसाद ने इतिहास को केवल पृष्ठभूमि बनाया। नाटक का मुख्य विषय नारी के आत्मसम्मान की रक्षा और पुनर्विवाह का अधिकार है कि नारी जिसका शादी ध्रुव स्वामिनी की रामगुप्त से हो चुकी है, उसको वो दूसरे राजा को सौंपने के लिए तैयार है, ले जाओ मेरी रानी को। वहीं पर उसकी आत्मसम्मान खतरे में है, उस आत्मसम्मान की रक्षा के लिए नारी जो है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा, क्योंकि नारी के प्रति जयशंकर प्रसाद का जो व्याख्यान है, जो उनकी विचार है, वो कुछ अलग है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, और नीर स्रोत सी या पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी श्रद्धा होती है, श्रद्धा विश्वास रूपिणी, श्रद्धा माता होती है, विश्वास पिता होता है। श्रद्धा मां होती है, पिता विश्वास पर होता है, इसीलिए श्रद्धा विश्वास रूपिणी, माता पिता श्रद्धा और विश्वास के रूप। अब ये चीज जानने का प्रयास करें कि नारी का जो सम्मान है उसको जयशंकर प्रसाद या जितने भी आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद से लेकर के निराला सभी लोगों ने नारी का सम्मान किया। नारी का जो अभी तक मानसल चित्रण किया जा रहा था, उस नारी का देवी रूप में पूजा, उसको पुरुष के समान अधिकार मिलने का प्रयास, नारी के पुनर्विवाह, यानी कि अगर रामगुप्त उसको छोड़ रहा है, चंद्रगुप्त उससे शादी करने के तैयार है और चंद्रगुप्त शादी भी हो जाती है, तो यानी उस समय दूसरा विवाह, एक स्त्री का पुनर्विवाह की बात भी जयशंकर प्रसाद करते हैं। आज एक स्त्री दूसरा विवाह करने के लिए सोचेगी, लेकिन उस समय जयशंकर प्रसाद ने बताया कि हाँ, स्त्री दूसरे विवाह कर सकती है। नारी के आत्मसम्मान की रक्षा और पुनर्विवाह का अधिकार है, जो प्रसाद की आधुनिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। ये बात आप ध्यान रखिए। मजा आ रहा है पढ़ने में। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि यह नाटक इतिहास का सहारा लेकर सामाजिक चेतना को जागृत करना है कि एक स्त्री किसी की गुलाम नहीं होती, एक नारी पुरुष के पराधीन नहीं होती, एक नारी स्वतंत्र होती है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता। अधिकार होता है उसके पति का, अधिकार होता है उसके भाई का, अधिकार होता है उसके पिता का, लेकिन ऐसा अधिकार भी नहीं होता कि उसको दबा करके रखो, एकदम दबाए दो, कूच के रखो, ऐसा नहीं होता। एक स्त्री की मर्यादा होती है, और इसीलिए भारतीय धर्म ग्रंथों में सीधा सीधा कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रम्यते देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती, वहां पर देवताओं का वास होता है। स्त्री की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, लेकिन स्त्रियों को भी चाहिए कि वो पुरुषों का सम्मान करें, पुरुषों का कहना माने, लेकिन ऐसा कहना भी ना माने जो उनके आत्मसम्मान, उनकी मर्यादा को ठेस पहुंचाता, उनके अस्तित्व को मिटाने वाला हो। ऐसी बातों को भी नहीं मानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसी बात को जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी नाटक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। चौथा, पर्दा कहानी की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल साहब। यशपाल जो है, ये यशपाल जो है, इनकी एक रचना है झूठा सच, वो भी बड़ा जबरदस्त है। मुख्य विषय इसका क्या? पर्दा कहानी का। यह कहानी झूठे खानदानी गौरव
और निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की कटु यथार्थवादी गरीबी के बीच संघर्ष को दर्शाती है। व्यक्ति पहले अमीर था, उसका वैसे पहले अमीर बाप की औलादें गरीब होंगी। जो आज अमीर है, जो आज 4 चक्का से चल रहा है, उसका तीसरी पीढ़ी वो साइकिल से चलेगी, वो गरीब होगी। आज आप जो है बढ़िया पनीर की सब्जी काट रहे हो सकता है कि 200 साल बाद, 100 साल बाद आपकी दूसरी पीढ़ी जो हो वो गरीब हो जाए। अधिकतर लोग जिसके पास सरकारी नौकरी थी, उनके बच्चे जो इधर उधर भटक रहे, लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं था वो आज आगे बढ़ गए। मैं आप खुद देख रहा हूं, मेरे गांव में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सरकारी सर्विस है, उनके बच्चे आज नौकरी नहीं पाए, वो गरीबी का सामना कर रहे हैं। लेकिन हमारे पिता जी गरीबी का सामना करके आए, बाबा जी गरीबी का सामना किए, लेकिन अब हम लोग जो है 4 चक्का से चल रहे हैं। आज हम लोगों ने मेहनत करी, पिताजी के आशीर्वाद से, दादाजी के आशीर्वाद से, उस भगवान, उस परम सत्ता के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा हूं, निरंतर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। आप लोगों का जो है साथ मिला, आगे बढ़ रहा हूं। पहले एक समय था कि भाई जो है साइकिल से भी चलना नसीब नहीं होता था कि साइकिल से भी चला जाए सही से। स्कूल जाते थे पैदल, दूसरे की साइकिल चला करके, एक तरफ से चलाते थे साइकिल, तब वो व्यक्ति स्कूल पे बैठा लेकर जाता था। आज एक समय है कि आप देखेंगे या 4 चक्का है, 1 2, आज मोटरसाइकिल भी है। आप मोटरसाइकिल से जाओ, मन कहे 4 व्हीलर निकाल लो, चला जाओ। और अगर चिकन निकल 4 व्हीलर के 300-400 रुपए तेल चला जाए, समझा था। पहले क्या हो रहा कि 10 रुपया जेब में रहा है तो सोचा जाए चलो समोसा खाओ, जब मजा जाए। 10 दिन बाद, एक महीना बाद एक समोसा खाए मिलता है। आज चाहो तो रोजे 2 समोसा खाओ, कुछ ना हो, लेकिन अब खाएगा नहीं मन कहा, अब बीमारी हो जाइए, हो जाइए, तमाम चीज सोचे पड़ता। तो भैया समय हर दिन ना होती एक समाना, कब दिन बदले और कब चला जाए। अब आज हम 4 चक्कर चली थे, हो सकता है 10 साल 20 साल बाद में वहां ना रही जाए, फिर साइकिल पे आई जाए। आज तो सूट पहिरे हैं यादे, और हो सकता है अगले चक्कर सूटो ना मिले तो बिना हाथ बिना स्वेटर पहरी, तो कुछ कहा नहीं, सबके लिए तैयार रहा हो। जैसे हमारा व्हाट्सएप बंद हो गया, बहुत नुकसान होते, लेकिन वो कहा हम जानी थे कि भाई यूट्यूबो बंद हो जाए तो कहा हम वो कहती फांसी थोड़े लगा लिया, तब वो रहे जिंदा, वही जिंदा रहा, कौन थोड़े है। ऐसा बात नहीं होता है कि हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे कहते गांव वगैरह में, अरे यूट्यूब बंद हो जाए तब क्या करो, तो भीख मांगे लायक हो जाए। हाँ भैया, हम जमीन से उठा हन, फिर जमीनी पाई जब तो हमें कोई बुराई नहीं है। हम खटियब सोते हैं, खटियब सोब बहरे बियना हक के सोतन बियना हक बे, ये सब चीजें चले। पात्र, तो ये मध्यम वर्गीय, तो यहां पर यही कहानी है। मैं अपने बारे में नहीं बता रहा था, कहानी को समझाने का प्रयास। तो जो व्यक्ति पहले अमीर था, जब वो गरीब होगा, लेकिन उसकी अमीरी की शान शौकत तो है, तो गरीबी में जिंदा मतलब जीवित रहने में बड़ा कठिनाई होता है उसको। लेकिन एक गरीब जब अमीर होता है तो उसको जो है दिक्कत कम होती है। गरीब को अमीर होता मजा लेता है वो, जैसे हम आज मौज मस्ती काट रहे हैं, ठीक है। समोसा जैसे मन करता 4-5 खा लो बैठ के देख। तो लेकिन क्या है यहाँ पर, चौधरी पीर बकत साहब जो है कहानी के नायक हैं। पहले भैया चौधरी उधरी नाम बहुत बड़ा एकदम रियासतदार रहे, खूब जमीन जायदाद इनके लगे रही, चौधरी पीर बकस के। अब गरीब हो गया है, लेकिन शान शौकतिया वह है इनके, चाहवे पीहे तीनों टाइम, बैठ के कुर्सी लगा कर चुस्की ले, बढ़िया जीरा ब्रेड मंगा लेन खात हमें, चाय बोल नमकीन बिना चाय के बिना नमकीन ना खाई है, पूरा फिट करे हैं। एक समय में समृद्ध थे पर अब गरीब परिवार से हैं, लेकिन अब ही उनके जो है शान शौकत वह है अमीरों वाली, पर अपनी झूठी शान को किसी भी कीमत पर बनाए रखना पसंद करता है ये चौधरी। पर्दा का प्रतीक, उसके घर के द्वार पर पर्दा टंगा हुआ है, फटा पुराना पर्दा उसकी गरीबी को दुनिया से छिपा करके उसके बच्चे कुछ गौरव का प्रतीक बना हुआ है, उसके घर को छुपाता है वही पर्दा। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक पर्दा रखा गया, क्योंकि वही पर्दा उसकी झूठी शान शौकत को बचाने का काम करता है। दुनिया भर से कर्जा लिया हुआ है ये। चरम बिंदु क्या है कहानी का, आर्थिक तंगी है, पर पैसा है नहीं, कर्ज चुकाने में असमर्थ होने पर साहूकार का आदमी कुर्की मतलब समझते हैं, कुर्की मतलब होता है घरा दुआरवा बेच दो, बोली लागत ही 10,000 20,000 25 30 45 ऐसे बोलो चला जाता है। लाल झंडी घर पर लाग गए भैया, कुड़की हुआ थी, जैसे साहूकार वैसे पैसा दिया है, पैसा वापस नहीं कर पाए तो कुड़की कह देते घर आकर, ठीक है, बिकाएगा घर। और जीड़ सीड़ पर्दे को खींच करके फाड़ देता है, घर को बेचने का बोली लग जाती है, पर्दा फाड़ता है, घर की इज्जत पूरी नीलाम हो जाए, घर की इज्जत एकदम से उनकी खुल जाती है, उनकी जो गरीबी है वो दिख जाती है, यही सब है।
निष्कर्ष है कि पर्दे का फटना चौधरी पीर बकस के झूठे दिखावे और आत्मसम्मान का अंतिम रूप से पतन था। जब पर्दा फटता है, कहानी का अंत होता है और झूठी शान शौकत लोगों के सामने आती है। वही चौधरी पीर बकस समाज में जब निकलते 4 लोग सलाम ठोकते हैं, लेकिन जब उनके घर पर इस तरीके से कर्जदारी वाले आते हैं, उनका घर कुड़की हो जाता है, उनकी सारी जितनी भी उनकी जो बनी बनाई रिपुटेशन है सब नष्ट हो जाती है। उसी पर पूरी कहानी आधारित है। तो भैया ये समर्थ रहो हमेशा कि आज अमीर हो तो कल गरीब होगे, आज हंस रहे हो तो कल रोओगे, सर्तियां रोओगे, कन्फर्म है रोना है आपको, ठीक है। ये मत सोचिएगा। इसीलिए हमेशा एक समान रहना चाहिए। संपत्तो चा विपत्तो चा महताम में एक रूपता, उद्देत साबिता ताम्रस्ताम संपत्तो चा विपत्तो चा महताम में एक रूपता। सूर्य भगवान जैसे उदय होते तो लाल होते हैं, अस्त होते तो भी लाल होते हैं, ऐसे ही एक व्यक्ति को, इंसान को होना चाहिए जब वो एक प्रकार से उसका उत्थान हो यानी उदय हो तब भी वो उसी तरीके से रहे, और जब उसका पतन हो तब भी वो उसी स्थिति में रहे। पतन हो लगे तो एकदम से रोए रोए अपन प्राण न त्याग दियो, और बहुत ज्यादा आई जाए तो होने लगे तो का ई नहीं कि हाँ एकदम से 4 ठू गाड़ी बधवाए हो, रौला बनवा झंडा लगा के चले लगे, ना ना ना, तुम्हें मीटर देर न लागे भैया। जितने ज्यादा रंगबाजी करबो 10 दिन के जिंदगी रंगबाजी वंगबाजी सब खत्म हो जाती है, समझो। तो यही लिए उड़े चाहिए ज्यादा, आराम से चुनमनौआ जीवन व्यतीत करो, खाओ पियो मौज मस्ती से अपने घरे बैठा रहो, ढेर नहीं उड़े चाहिए। चलो, राहुल संकृत्यान का परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर। राहुल संकृत्यान, महापंडित राहुल संकृत्यान, पिताजी पहले इनको जजमानी वगैरह के लिए कहा करते थे कि भैया जजमानी चला जाओ। राहुल संकृत्यान जी का महापंडित, कुछ दिन तक कथा वथा भी बांचते थे, मतलब जानते, बहुत विद्वान आदमी थे आप। लेकिन पिताजी की बातों से बहुत ज्यादा उतना ज्यादा नहीं समझते थे। इनको देशाटन करने का बड़ा शौक था, ये घूमने के लिए ज्यादा पसंद थे। केदारनाथ पांडे इनका मूल नाम था। उपाधि उन्हें महापंडित और हिंदी में घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता कहा जाता है। वह एक महान भाषाविद, इतिहासकार और दार्शनिक थे। पिताजी कहते थे जजमानी चले जाओ, नहीं जाते थे, दुनिया के हर कोने में जाकर के घूम करके चले आए। कई रचनाएं इनकी, जैसे कि यात्रा साहित्य में इन्होंने लिखा। इस विधा में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में और रूस में 25 मास। ये सब रचनाएं किसकी हैं? इन्हीं की हैं। ये सब इनके क्या हैं? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा ग्रंथ लिखा इन्होंने, बड़े फेमस जो है। अगर यात्रा साहित्य में अगर किसी का नाम हिंदी साहित्य में अमर है तो वो पंडित राहुल संकृत्यान की वजह से ही आप देखते हैं। मतलब इन पूरी हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत इन्हीं के नाम से आते हैं। उपन्यास इनका नाम है सिंह सेनापति और जय योधे। उपन्यास इनका कहानी संग्रह बोलगा से गंगा, यह ऐतिहासिक कहानियों का संग्रह है। बोलगा जो है एक नदी है जो इटली में पड़ती है, और गंगा भारत की, इटली से गंगा तक की यात्रा तो ऐतिहासिक है, तो उसके बारे में लिखा। योगदान इनका है महापंडित राहुल संकृत्यान जी का। उन्होंने यात्रा साहित्य को हिंदी में एक विशिष्ट विधा के रूप में स्थापित किया और अपनी रचनाओं से भारतीय इतिहास, बौद्ध धर्म और विभिन्न संस्कृतियों का व्यापक ज्ञान भी दिया। ठीक है, आगे देखिए। मेरी तिब्बत यात्रा का प्रतिपाद्य विषय लिखिए। मेरी तिब्बत यात्रा किसके विषय है? इन्होंने पंडित राहुल संकृत्यान की रचना है। घुमक्कड़ी का दर्शन, इस यात्रा वृत्तांत का मुख्य प्रतिपाद्य यानी उद्देश्य जो है घुमक्कड़ी की प्रवृत्ति को जीवन, ज्ञान और अनुभव के लिए अनिवार्य बताना है। लेखक ने साहित्यिक यात्रा के महत्व पर जोर दिया है, और वो घूमता है, जो अनुभव होता है उसको लिखता जाता है। तिब्बत का चित्रण, इसमें तिब्बत के दुर्गम मार्गों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, डांडा जिसको कहते हैं, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य और तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति उस समय के जो वहां तिब्बत के लोगों की रही, उसका जीवंत और यथार्थवादी चित्रण किया। यानी कि पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ वहीं पर तिब्बत में हम घूम रहे हैं, ऐसा लिखा है इन्होंने। साहित्यिक खोज, यात्रा का एक बड़ा उद्देश्य तिब्बत के मठों में सुरक्षित रखे गए भारतीय बौद्ध साहित्य और संस्कृत ग्रंथों की खोज करना था इनका। यात्रा करते थे, यात्रा के दौरान खोज वगैरह भी किया करते थे। निष्कर्षता कह सकते हैं कि यह कृति केवल एक यात्रा वृत्तांत नहीं, बल्कि ज्ञान साधना, साहस और सांस्कृतिक अन्वेषण, अन्वेषण माने होता है खोज, उसी अन्वेषण या खोज का एक दस्तावेज, जिसमें तमाम प्रकार के दस्तावेजों का उल्लेख किया गया। तमाम नई नई जानकारी मेरी तिब्बत यात्रा में इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मित्रता निबंध में मित्रता के प्रमुख गुणों पर प्रकाश डालें। मित्रता क्या होती है इसके बारे में बताएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार, एक अच्छे और सबसे बड़े आलोचक हिंदी साहित्य के। आचार्य शुक्ल ने मित्रता निबंध में एक सच्चे मित्र के निम्नलिखित गुणों पर बल दिया है। विश्वास और साहस, विश्वास और सहारा। एक मित्र क्या करता है? विश्वास होता है, अगर आप सब कुछ खत्म हो जाए तो एक मित्र आपका सहारा देता है, मित्र पर आप विश्वास करते हैं। सच्ची मित्रता का आधार
विश्वास है। मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमें धीरज बंधाए और विपत्ति में सहारा दे। ठीक है, ऐसा मित्र होना चाहिए एक, जिसको आप अपनी सारी बातें कह सके और वो आपकी बातों को सुनकर के मजा ना ले, आपका साथ दे। सत्य पथ प्रदर्शक होता है। मित्र जो होता है, एक अच्छा मित्र जो होता है, वो आपको सही रास्ता दिखाता है। मित्र केवल चापलूसी करने वाला ना हो, बल्कि ऐसा हो जो हमें बुराई और असत्य मार्ग से हटा करके सत्य, पवित्रता और मर्यादा के मार्ग पर ले जाए। ऐसे मित्र की जरूरत है, जैसे मतलब कि रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसे मित्र की जरूरत होनी चाहिए। अगले मित्र की विशेषता क्या है? प्रेरणा और प्रोत्साहन। सच्चा मित्र वह है जो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति उत्साहित करे, साहस दे और हमारी कमजोरियों को दूर करने में सहायता करे, हमको मोटिवेशन दे, हमको प्रोत्साहन दे वो। इसके अलावा समानता और सहानुभूति, यानी वो समान और सहानुभूति हो, यानी आपके दुख में दुखी, आपके सुख में सुखी का अनुभव करे। मित्रता के लिए दो मित्रों के बीच विचार और प्रवृत्ति में समानता या सामंजस्य होना आवश्यक होता है। ठीक है, अगर उसमें समानता नहीं है तो फिर वो चीजें उतनी परफेक्ट नहीं बैठती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, जिससे वे एक दूसरे के दुख और सुख को गहराई से समझ सकते हैं। ठीक है, उपमा। शुक्ल जी के अनुसार सच्चा मित्र उत्तम वैद्य और माता के समान होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मित्र के तमाम गुण, तमाम क्वालिटी मित्रता नाम के निबंध में, जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ये सब बताए हैं। तो मित्रता निबंध में ये सब बताए गए हैं। तो इसे पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। जिन बच्चों को जुड़ना है हमारे साथ तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, एसएमएस करना चाहिए आपको। जिन बच्चों को जुड़ना जो है 91 नंबर बंद हो चुका है आपका, पुराना नंबर बंद हो चुका है बेटा। आप एसएमएस करेंगे 9984 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, क्या एसएमएस करेंगे? एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर के में आप जुड़ना चाहते हैं तो हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सभी का मिलेगा। ठीक है, आपके पास एक स्कैनर, जैसे आप एसएमएस करेंगे गुरुजी हमको कोर्स में ज्वाइन होना है, क्रैश कोर्स बेसिकली आपकी परीक्षा के दौरान के लिए क्रैश कोर्स की व्यवस्था है। 100 रुपए फीस आपके लिए लगेगी। 100 रुपए फीस में आपके लिए क्या मिलेगा? थर्ड सेमेस्टर का पूरा आपको मिल जाएगा। थर्ड सेमेस्टर का पूरा आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा नोट्स। और जो बच्चे चाहते हैं कि इसमें क्या होगा, लाइव क्लास वाले ग्रुप से भी जुड़ेंगे आप, पीडीएफ नोट्स सब कुछ मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, को करिकुलर का भी मिल जाएगा, तमाम सारा प्रैक्टिस सेट आपको विथ आंसर। ठीक है, ये जो आपकी पीडीएफ चल रही है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ तक कि आप अगर चाहते हैं कि गुरुजी हम थर्ड सेमेस्टर में और हैं और फोर्थ सेमेस्टर का भी जुड़ना चाहते हैं, आप ही से पढ़ना चाहते हैं, तो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर दोनों की फीस केवल 150 रुपए है। ये बात आप ध्यान रखें, यानी 150 रुपए अगर आप पेमेंट करेंगे तो थर्ड सेमेस्टर का भी आपको मिल जाएगा, पूरा सब्जेक्ट का सभी का, और पूरा फोर्थ सेमेस्टर का 6 महीने की क्लास भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। आपका पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? आपका 150 में आपका थर्ड और फोर्थ दोनों का मिल जाएगा। अगर एक साथ जुड़ेंगे तब 150 रुपए फीस है, नहीं तो 200 रुपए फीस हो जाती है। एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है। अगर केवल चाहते हैं गुरुजी हम थर्ड सेमेस्टर का नहीं लेंगे, हमको फोर्थ सेमेस्टर का एडमिशन केवल लेना है, तो फोर्थ सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है, केवल थर्ड सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है, लेकिन दोनों का एक साथ जो बच्चा लेगा उसका 150 रुपए फीस लगेगी। ठीक है, चलिए, ये फीस आपको कोई दूसरा भी जमा कर सकता है, कोई भी व्यक्ति जमा कर सकते हैं, स्कैनर पर कोई भी व्यक्ति भेज सकता है पैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास करते, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम बचा हुआ बाबू। चलिए, भारतेंदु जी के अनुसार भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, बताएं। लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, एक निबंध है, उसी के लेखक हैं आप। आलस्य त्याग, भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है? पहली बात तो हम आलस्य का त्याग करना पड़ेगा, तभी भारत जो है देश की उन्नति हो पाएगी। उन्होंने सबसे पहले भारतीयों को आलस्य त्यागने और कर्मठ बनने का आह्वान किया। उन्होंने समय के को व्यर्थ के रीति रिवाजों और फैशन में बर्बाद न करने की सलाह दी। कहा कि हमको आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलसस्य कुतो विद्या, अविद्या से कुतो धनम, अधन से कुतो मित्रम, अमित्र से कुतो सुखम। ठीक है, आलस्य है तो विद्या कहाँ, विद्या नहीं तो धन कहाँ, धन नहीं तो मित्र कहाँ, और मित्र नहीं तो सुख कहाँ। ऐसे ही अगर आलस करेंगे तो आपको देश आजाद नहीं होगा, आप हमेशा आजादी की चंगुल में जकड़े रहेंगे, मतलब कि जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहेंगे। दूसरी बात है, अगर आपको भारत देश की उन्नति चाहते हैं तो स्वदेशी और व्यापार करना शुरू कर दें। उन्होंने देसी वस्तुओं का उपयोग करने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की प्रेरणा भी दी लोगों को, जिससे देश का धन देश में ही रहे और व्यापार में उन्नति हो सके, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने निबंध में भारतेंदु जी और आगे कहते हैं कि शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। स्त्री शिक्षा सहित संपूर्ण शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया जाए, ताकि ज्ञान से अंधविश्वास और रूढ़िवादिता दूर हो सके और बच्चे आगे बढ़ सके, पढ़े लिखे समाज आगे बढ़े। अगला, सामाजिक एकता आपकी होनी बहुत जरूरी है। अगर एकता नहीं तो अंग्रेज लोग ऐसे फायदा उठाते रहेंगे। जाति भेद, धार्मिक कलह और आपसी फूट को छोड़ करके
एकजुट होने पर बल दिया देना होगा, तभी भारत देश की उन्नति हो पाएगी। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतेंदु जी ने स्पष्ट किया कि उन्नति के लिए केवल सरकार पर निर्भर ना रह करके व्यक्तिगत परिश्रम और सामाजिक जागरूकता सबसे आवश्यक होता है। अगर आप खुद नहीं चाहेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, कितना भी सरकार आपके लिए कर दे। अगला प्रश्न, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की कथा संक्षेप में लिखिए। लक्ष्मी का स्वागत एक एकांकी है जिसको लिखा है उपेंद्र नाथ अस्क ने। ठीक है, किसने लिखा बेटा? लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी है। मुख्य विषय इसका क्या है? यह एकांकी मध्यम वर्गीय समाज की धन लोलुपता और मानवीय संवेदनहीनता पर आधारित एक तीखा व्यंग किया गया है। आपको बता दूं, ठीक है, इसमें क्या, लक्ष्मी का स्वागत में एक जो है रोशन नाम का व्यक्ति है और उसका एक बच्चा होता है रोशन का। ठीक है, वो बच्चा बीमार है और उसकी रोशन की वाइफ जो है उसका देहांत हो जाता है। ठीक है, तो उसकी बच्चा मतलब ये व्यक्ति है, उसके माता पिता हैं। माता पिता जो है चाहते कि इसकी दूसरी शादी हो जाए, लेकिन उसका बच्चा बीमार है और पानी खूब तेज से बरस रहा होता है। दृश्य क्या है कि पानी खूब भीषण वर्षा हो रही थी। जो बच्चा था वो बीमार था। ठीक है, और डॉक्टर को बुलाने जाना था। उसका एक मित्र होता है, वो मित्र जाकर के डॉक्टर को बुलाने के काम करता है। ठीक है, और बच्चे को लेकर के वो रोता रहता है। इधर माता पिता उसके जो है उसकी दूसरी शादी करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी पत्नी का भी देहांत हुआ है और पत्नी को मरे हुए भी 1 महीना भी नहीं बीता और दूसरी शादी के लिए तैयार हो गए हैं उनके माता पिता। क्योंकि रिश्ता अच्छे घर से आया है, दहेज बढ़िया खूब मिल रहा है, पूरा भर दहेज मिल रहा है, इतना ज्यादा दहेज मिल रहा है। ठीक है, दहेज के लिए हो, अगर लोग दहेज ना भी लेना चाहें अपनी शादी में तो गांव घर वाले होते हैं वो कुछ पौते नहीं लागत है, उनकी कुछ है नहीं है। ठीक है, या कोनो कमी हुई लड़का अगर दहेज नहीं पाई तो ऐसे सोचते हैं। ठीक है, तो दहेज वगैरह को लेकर के बहुत ज्यादा चीजें होती है। कोई भाई, अरे भाई फलाने इतना दहेज पहना, दहेज के बल पर हो यार। एक कोई माता कोई पिता अपनी बच्ची को दे रहा है आपको, और फिर आपको चले रुपया भी दे, मोटरसाइकिल भी दे, और उसके बाद में कोई कहते 4 चक्का चाहिए, मैं क्यों कहते हैं। ठीक है, तमाम सारी चीजें होती हैं। दहेज वगैरह बेसिकली लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब अगर ना भी लो तो लोग कहेंगे कि भाई ये यार कुछ कमी रही, काहे कि ना ली, तमाम चीज, तमाम गांव वाले बड़े ऐसे होते हैं, ऐसे सोचते हैं। ठीक है, लेकिन दहेज होता अपने स्वेच्छा से कोई व्यक्ति कुछ भी दे दे आप एक्सेप्ट कर ले, लेकिन जबरदस्ती मांगो ना कि हमको ना यही चाहिए। ठीक है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में क्या है कि बढ़िया रिश्ता आता है तो उसके माता पिता डन कर देते हैं, हाँ ठीक है ब्याह हम कर देंगे, हम समझा देंगे लड़की को। ठीक है, लड़की वाले शगुन को जिस दिन लड़की वाले शगुन देकर के जाते हैं उसी दिन उनका बच्चा जो है मर जाता है। वो सीढ़ी से अपने बच्चे को लेकर के उतर रहा होता है और इधर से जो है ये जो है इधर से ये ऊपर की ओर चढ़ रहा होता है। कौन? ये शगुन लेकर के इसके माता पिता ऊपर के मंजिले पर जा रहे होते हैं और उधर से ऊपर से वो नीचे आ रहा होता है। उसकी लड़का मर गया है, पत्नी भी मरी हुई है। तो इसी व्यंग किया गया इसी पर कि भाई देखो समाज क्या सोचता है, माता पिता किस तरीके से एक बच्चे के भी वो अभी सोच रहा है भाई संवेदना, उसकी पत्नी मरी है, पत्नी से प्रेम करता है और फिर दूसरी शादी के लिए उसके माता पिता जो है तुरंत जो है लेकर के आते हैं। उसी की कहानी यहाँ पर की गई है। यहाँ पर रमेश थोड़ा सा गलत लिख गया, बात आप ध्यान रखेंगे। रमेश ने यहाँ पर आपका क्या रोशन लिखना चाहिए। ठीक है, रोशन। एकांकी का नायक रोशन है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उसका छोटा बेटा मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। लालच क्या कि जो है रोशन का पिता और माँ सास ससुर बेटे की गंभीर बीमारी की परवाह किए बिना उस पर तुरंत दूसरा विवाह करने का दबाव बनाते हैं। ठीक है, रोशन के स्थान पर आप यहाँ पर जो है रमेश के स्थान पर रोशन कर लीजिए, गलती से वहां पर टाइप होगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है यहाँ पर कि उसका उनका विवाह, उनका उद्देश्य है कि जो है रोशन किसी अमीर घराने की लड़की से शादी करके लक्ष्मी का स्वागत यानी धन का आगमन करे। लक्ष्मी आए यहाँ पर, लक्ष्मी उस लड़की के लिए लक्ष्मी नहीं, दहेजवा मिले जो सोना चांदी मिले वो मिले। ठीक है, उसके लिए विरूपता इस एकांकी की यह है कि एकांकी में विडंबना यह है कि जब बेटा मर जाता है तब भी परिवार उसके दुख को नजरअंदाज करके तुरंत नई शादी की तैयारी में लग जाता है, जो धन के प्रति मोह को दर्शाता है। और यही चीज इस कहानी में दिखाया गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखें, उत्तर लगभग 5 शब्दों में आपको लिखना है। किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने आपको खूब तीव्र गति से चीजों को समझा दिया, बता दिया है। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, बाकी मैं अच्छा कहानी, ये पहला प्रश्न आप देख लीजिए। कहानी का अर्थ और परिभाषा देते हुए कहानी के विभिन्न तत्वों की विवेचना कीजिए। देखिए कहानी का अर्थ और परिभाषा देखिए बेटा। देखिए कहानी गद्य विध साहित्य की वह सबसे छोटी और लोकप्रिय विधा है जिसमें मानव जीवन की किसी एक पक्ष, एक घटना या एक मनोभाव का मार्मिक और
कलात्मक चित्रण किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रकृति, कहानी की प्रकृति की बात करें तो कहानी का मुख्य कार्य संक्षेप में जीवन की गहरी अनुभूति को पाठकों तक पहुंचाना होता है। यह सीमित समय में गहन प्रभाव डालने के लिए लिखी जाती कहानी। कहानी की परिभाषा कई विद्वानों ने बताई, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कहानी के बारे में कि कहानी मानव जीवन की किसी एक विशेष भावना को प्रदर्शित करती है, जिसके कारण उसका रूप संक्षिप्त और प्रभावपूर्ण हो जाता है। एडगर एलन पो कहते हैं कि कहानी वह लघु आख्यान है जिसे एक ही बैठक में पढ़ा जा सके और जो एक ही प्रभाव उत्पन्न करे, या जिसको 20 मिनट में पढ़ के खत्म कर दे, वो कहानी होती है, ऐसा भी विद्वानों ने कहा। कहानी के विभिन्न तत्व होते हैं। किसी भी कहानी की सफलता और विश्वसनीयता के लिए निम्नलिखित 6 तत्वों का होना आवश्यक है। जो 6 तत्व उपन्यास के भी होते हैं और वही 6 तत्व आपके नाटक के एकांकी के भी होते हैं, जो मैंने शुरुआत में आपको बताए थे। उसमें अभिनेता जोड़ दो तो नाटक का नाटक हो जाता है, अभिनेता ना जोड़ो तो आपकी कहानी या उपन्यास का हो जाता है। तो इसमें सबसे पहली बात एक प्लॉट यानी कि कथा वस्तु होती है, कथानक होता है, इसमें एक कहानी होती है। कथानक जो होता है या कहानी का आधार या ढांचा होती है, जिसमें घटनाओं का क्रमबद्ध और सुनियोजित संयोजन होता है। कथा वस्तु में प्रारंभ, विकास, चरम सीमा यानी क्लाइमैक्स और अंत यानी समाधान, ये 4 अवस्थाएं होती है। किसी भी कथानक में क्या क्या होता है? शुरुआत, कहानी का प्रारंभ, कहानी का विकास और कहानी का क्लाइमैक्स होता है यानी चरम सीमा जिसको कहते हैं, ठीक है, और फिर अंत होता है समाधान, एंडिंग कहानी की। ये 4 जो है अवस्थाएं होती है कथानक में, ठीक है। कथा वस्तु रोचक, स्वाभाविक और विश्वसनीय होनी चाहिए, तभी एक कहानी सफल मानी जाती है। तो कथानक जो होता है बड़ा जबरदस्त होता है किसी भी कहानी का। दूसरा आपका तत्व होता है पात्र और चरित्र चित्रण। ये कहानी को गतिशील बनाते हैं। अच्छी कहानी में पात्रों की संख्या सीमित रखी जाती है। चरित्र चित्रण के माध्यम से कहानीकार पात्रों के बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के व्यक्तित्व को उजागर करते हैं। पात्रों के चरित्र में स्वाभाविकता होनी चाहिए, यानी कि पात्र चित्र समझिए क्या होता है, जो कहानी में जो जो नाम वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे कहानी में अलगुम या जुम्मन से, ये सब पात्र चित्रण, ठीक है। और कथोपकथन यानी जो वो बोले, कोई कहानी में जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, क्या बातचीत करते हैं, उसी को संवाद कहते हैं, डायलॉग। संवाद कहानी में प्राण फूंकते हैं, वे पात्रों के चरित्र को स्पष्ट करते हैं और कथा वस्तु को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। संवाद छोटे, चुस्त, प्रभावपूर्ण और पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल होने चाहिए, यानी जैसा पात्र है वैसी भाषा वैसे शैली का प्रयोग होना चाहिए। देश काल और वातावरण कहानी का तत्व होता है, सेटिंग इसको कहते हैं। यह कहानी के समय, स्थान और सामाजिक परिवेश को दर्शाता है, कहानी कहाँ की है, किस स्थान की है, ठीक है। देश काल का सही चित्रण कहानी को विश्वसनीयता प्रदान करता है और पात्रों के क्रियाकलापों को सही संदर्भित करता है। जैसे कि आपकी कहानी थी जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, हीरावन और हीराबाई की कहानी, जो बिहार के किसी गांव की कहानी है, ठीक है, जिसका नाम है तीसरी कसम उर्फ मारे गुलफाम। तीसरी कसम उर्फ मारे के गुलफाम कहानी है, इसको जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी, ठीक है। कहानी का दूसरा अगला तत्व होता है उद्देश्य। ये कहानी का ही नहीं बल्कि बेटा उपन्यास कला के तत्व पूछे, उपन्यास के बारे में पूछे तो भी यही तत्व आप लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। प्रत्येक अच्छी कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, चाहे वह नैतिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक ही क्यों ना हो। श्रेष्ठ कहानी में उद्देश्य कहानी की घटनाओं में अंतर्निहित रहता है, प्रत्यक्ष रूप से थोपा नहीं जाता है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिए। यानी उद्देश्य जो होता है कहानी में एकदम से पहले से रहता है। शैली यानी स्टाइल भी कहानी की होती है, अपनी भाषा शैली इसको कहते हैं। शैली कहानीकार के अभिव्यक्ति का ढंग होता है, इसमें भाषा, शब्द चयन और प्रस्तुति की विधि शामिल होती है। शैली कहानी के प्रभाव को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहानी की शैलियां, वर्णनात्मक शैली हो गई, कथात्मक शैली, प्रतीकात्मक शैली, सब कहानी की शैलियां होती है। निष्कर्षता कह सकते हैं कि ये सभी तत्व मिल करके कहानी को एक पूर्ण, प्रभावशाली और कलात्मक रूप प्रदान करते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी चीजों को हम चर्चा करने का, ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाली। ध्रुव स्वामिनी के बारे में पूछा गया है, ये सब आपको समझना होगा। चलिए पढ़ लीजिए, चूंकि परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका ध्रुव स्वामिनी भारतीय नारी के आत्मसम्मान, साहस और संघर्ष की प्रतीक है। उसका चरित्र रूढ़ियों को तोड़ करके नए युग की नारी चेतना को स्थापित करता है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिएगा। देखिए, आत्मसम्मान और स्वाभिमान की मूर्ति है वो। ध्रुव स्वामिनी अपने आत्मसम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता कभी भी स्वीकार नहीं करती। रामगुप्त उसको सकराज को देने के लिए तैयार है, लेकिन वो नहीं जानती। वह जानती है कि रामगुप्त की पत्नी होने के बावजूद वह केवल एक उपभोग की वस्तु है, जिससे उसका स्वाभिमान निरंतर आहत होता रहा है। रामगुप्त द्वारा उसे सकराज के सिर में भेजने के कायरतापूर्ण निर्णय को वह अपने नारित्व का घोर अपमान मानती है और आत्महत्या तक करने को तैयार हो जाती है, लेकिन कहती कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, ठीक है। वेदना और संघर्षमयी नारी, उसका जीवन प्रारंभ से ही त्रासदी और संघर्ष से भरा रहा है। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह हो चुका था कायर और विलासी रामगुप्त से, ठीक है। वो नहीं चाहती थी कि रामगुप्त से उसकी शादी हो, लेकिन हो जाती है।
वह प्रेम और अधिकार से वंचित रही, जिससे वह मानसिक वेदना से गुजरती है। उसकी यह वेदना उसके चरित्र को अधिक मार्मिक और मानवीय बनाती है। ठीक है, अगली अगली विशेषता उसकी क्या है? चारित्रिक विशेषता है, साहसी और विद्रोहिणी है वो। ठीक है, साहस है उसके अंदर। वह केवल आंसू बहाने वाली महिला नहीं है ध्रुव सावनी, बल्कि परिस्थितियों से लड़ने वाली एक नायिका भी है। इसीलिए ध्रुव सावनी नाटक की नायिका, नायक जो है ध्रुव सावनी स्वयं है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वह पुरुष वेश धारण करके सकराज के शिविर में जाने का साहस दिखाती है, और सकराज को मारती भी जा करके पुरुष का वेश धारण करके वो जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। वह सामाजिक रूढ़ियों जैसे पुनर्विवाह निषेध को चुनौती देती है और रामगुप्त के पति होने के अधिकार को नकार देती है। उसका यह विद्रोही रूप उसे महान बना देता है। ठीक है, विवेकशील और तर्कनिष्ठ भी है वो। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी भावुक होने के साथ साथ अत्यंत तर्कशील और विवेकपूर्ण भी है। वह रामगुप्त से विवाह विच्छेद यानी तलाक के लिए दृढ़ता से खड़ी हुई है। वो कहती कि हम तुम्हारी पतित्व को स्वीकार नहीं करती हूँ, और धर्मशास्त्रियों के समक्ष अपने पुनर्विवाह के अधिकार के पक्ष में सशक्त सशक्त तर्क भी देती है। जो लोग विद्वान इकट्ठा होते हैं कहते कि नहीं, नहीं कर सकते हो, तर्क देती कि नहीं, विवाह दूसरा हो क्यों नहीं सकता है, जब पति जो है उसका उसके योग्य नहीं है, दूसरा विवाह हो सकता है। सच्ची प्रेम की उपासिका भी है। रामगुप्त के प्रति उसका कोई आकर्षण या प्रेम नहीं है। उसका हृदय चंद्रगुप्त, रामगुप्त का जो भाई है उसके चंद्रगुप्त के पुरुषार्थ, त्याग और साहस पर अनुरक्त है। वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। चंद्रगुप्त चूंकि उसका साथ देता है, उसका साहसी भाई है, वो सकरात से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन रामगुप्त जो है वो छुप जाता है, हाथ पांव जोड़ करके कहता है कि हाँ, अपनी मेरी बीवी को ले जाओ, तुम्हारे शिविर में भेज रहा हूं। लेकिन चंद्रगुप्त उसका साथ देता है। वह चंद्रगुप्त से मिलकर के अपने सच्चे प्रेम को अभिव्यक्त कराती है, जो मात्र शारीरिक ना होकर के आत्मिक और वैचारिक प्रेम होता है। और जो जयशंकर प्रसाद का प्रेम है वो आत्मिक और शारीरिक प्रेम नहीं, मतलब वो आत्मिक और वैचारिक प्रेम है, शारीरिक प्रेम नहीं। जिसका ध्रुव स्वामिनी का चरित्र भारतीय नारी के उस जागृत रूप का प्रतीक है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और प्रेम के अधिकार के लिए लड़ना जानती है। वह प्रसाद के नाटकों की सर्वाधिक आधुनिक नारी के रूप में सामने आती है, बात ध्यान रखिए। आगे बढ़ेंगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा, मतलब वैसे आपका हो ही गया, बाकी आपके 2 क्वेश्चन और बचे हुए। एकांकी कला के दीदान एकांकी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये मैं आपको अलग अलग वीडियो में बता चुका हूं, और बाकी यही सब पूछा गया। तो 2 ही क्वेश्चन आपके बच रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।